होटेरू एक ऐसा लड़का है जो कि लेजी होने के साथ साथ एक साइलेंट जीनियस भी है। उसे लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो हमेशा अकेला रहना चाहता है। उसके लिए पीस ही सबसे बड़ा सुकून है। लेकिन उसकी जिंदगी तब उल्टी हो जाती है जब उसे जबरदस्ती एक क्लब को ज्वाइन करना पड़ता है और वहीं पर उसकी मुलाकात होती है स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की उरु से। गलती से उसने उरु के सामने कुछ ऐसे वर्ड्स कह दिए होते हैं जो कि सीधा उसके दिल को छू गए होते हैं और अब वो लड़की उसके लिए कुछ भी करने को रेडी होती है। स्कूल के पहले दिन होटेरू सबको इग्नोर करता हुआ सीधा क्लास में चला जाता है ताकि वो थोड़ा सा शांति से टाइम बिता सके। लेकिन उसका सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिकता है क्योंकि एक ओवरली फ्रेंडली नर्ड लड़का सतोशी उसके पास आ जाता है। वो उसके दिमाग को एक ही बात बोर कर रहा होता है, तो किसी क्लब में ज्वाइन कर ले, जिंदगी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तब होटेरू एक पेपर निकालता है, क्लासिक क्लब का एक्सेप्टेंस लेटर। वो कैजुअली कहता है कि उसकी सिस्टर पहले उस क्लब में थी और उसने ही कहा था कि अगर वो क्लब को ज्वाइन नहीं करेगा तो क्लब को बंद कर दिया जाएगा। क्लासेस के बाद होटेरू ऑफिस से की लेता है और क्लब रूम के दरवाजे तक जाता है। जैसे ही वो डोर को नॉक करता है, अंदर से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। उसके सामने होती है उरु, वो लड़की जिसे पूरा कैंपस द क्वीन कहता है। होटेरू का दिल अचानक से फास्ट बीट करने लगता है, लेकिन वो अपने इमोशन को कंट्रोल करके कैजुअली पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उरु मुस्कुराती है और कहती है, मैं भी पर्सनल रीजन के लिए ज्वाइन कर रही हूँ। ये सुनकर होटेरू के चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। उसने सोचा था कि वो क्लब में अकेला चिल करेगा, लेकिन अब ये प्लान पूरा फेल हो चुका है। वो निकलने लगता है और कहता है, डोर को नॉक कर लेना, लेकिन उरु उसे रोक देती है और कहती है कि तो तुम्हारे पास है। होटेरू शौक में आ जाता है क्योंकि जब वो आया था तो वो डोर लॉक था, तो फिर उरु अंदर कैसे आ गई? उरु कहती है, जब मैं आई थी तो डोर ओपन था, और अब वो उससे मदद मांगती है ये समझने के लिए कि डोर खुद से नॉक कैसे हो गया। इसी मोमेंट में होटेरू नोटिस करता है कि सतोशी उन दोनों को चुपके से देख रहा है। वो इम्बेरेस्ड होकर कहता है, मुझे लगा नहीं था कि तू किसी लड़की के साथ अकेला होगा। उरु थोड़ा सा ब्लश करती है और एटमॉस्फेयर थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। होटेरू फिर से निकलने लगता है, लेकिन उरु उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, पहले ये मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो कि होटेरू ने पहले कभी फील नहीं किया था, एक सॉफ्ट सी क्यूरियोसिटी और वार्मथ। उस मोमेंट में होटेरू का दिल कुछ नया से इमोशन जाग जाता है और वो फाइनली हेल्प करने के लिए एग्री कर लेता है। तीनों मिलकर थ्योरीज बताते हैं कि उरु रूम में कैसे लॉक हो गई। उरु कहती कि उसे एक अजीब सी हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। तीनों चुप हो जाते हैं और ध्यान से सुनते हैं। वो आवाज एक्चुअली नीचे से एक क्लब रूम से आ रही होती है। जब वो नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि एक चौकीदार अपनी मास्टर की से दूसरा रूम लॉक कर रहा है। तब होटेरू कामली एक्सप्लेन करता है, लगता है कि चौकीदार ने राउंड के टाइम पर गलती से अंदर नॉक कर दिया होगा। मिस्ट्री सॉल्व होने के बाद भी होटेरू थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। उरु ये बात पहले नोटिस क्यों नहीं की? उरु मुस्कुराकर कहती है, चलो मैं तुम्हें वो जगह दिखाती हूँ जहाँ पर मैं फंसी थी। जैसे ही वो वापस उस जगह पर जाते हैं, पुरानी बिल्डिंग की वुडन फ्लोर थोड़ी सी क्रीपी आवाज करते हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर में एक अजीब सा कंफर्ट होता है। होटेरू के अंदर पहली बार ऐसा फील होता है जैसे क्लब में रहना उतना बुरा भी नहीं होगा। ये इंसिडेंट उन दोनों के बीच एक साइलेंट बॉन्ड बना देता है, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी प्रॉमिस के। बस एक छोटी सी मिस्ट्री के जरिए उनके दिल एक दूसरे से थोड़ा करीब आ जाते हैं। जब वो यूजलेस इन्वेस्टिगेशन फाइनली खत्म होती है तो तीनों डिसाइड करते हैं कि अब घर चलते हैं। लेकिन जाते जाते सतोशी अनाउंस करता है कि वो भी अब क्लासेस क्लब को ज्वाइन करेगा ताकि सब मिलकर और मिस्ट्री को सोल्व कर सके। नेक्स्ट डे क्लास के बाद सतोशी एक्साइटेड होकर होटेरू के पास जाता है और उसे एक स्कैरी स्कूल लेजेंड के बारे में बताता है। उसका प्लान होता है कि वो दोनों मिलकर उसके पीछे छुपी हुई मिस्ट्री को सोल्व करें, लेकिन होटेरू उसकी बातों को इग्नोर करता है क्योंकि अपने असाइनमेंट में बिजी होता है। फिर सतोशी कैजुअली कहता है कि उसने ये लेजेंड सबसे पहले उरु से सुना था। ये सुनते ही होटेरू थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो जाता है। अब वो सतोशी से पूछता है कि ऐसे और लेजेंड्स पता है क्या तुम्हें? कुछ देर के बाद उरु भी क्लब रूम में आ जाती है और वो भी सेम लेजेंड के बारे में ही बताना चाहती है, लेकिन होटेरू उसकी बात बीच में ही रोक देता है और सजेस्ट करता है कि पहले सतोशी अपना नया लेजेंड बताए। सतोशी कहता है कि स्कूल में एक मिस्टीरियस क्लब है, सिल्क स्पाइडर, जिसे कोई भी खुद नहीं ढूंढ पाया। कहा जाता है कि ये क्लब कभी कभी स्टूडेंट काउंसिल पर चुपके से अटैक करता है। उसका गुस्सा था कि शायद से वो लोग सिगरेट फ्लायर्स लगाकर नए मेंबर्स को अट्रैक्ट करते हैं। ये सुनते ही उरु फिर से उसकी क्यूरियस स्टेयर से होटेरू को देखती है जैसे कल देखा था, और इस बार बिना ज्यादा रेजिस्टेंस के होटेरू एग्री कर लेता है और उनके साथ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। कुछ देर के बाद तीनों मेन नोटिस बोर्ड के पास आते हैं जहाँ पर हर क्लब एडवर्टाइजमेंट लगे होते हैं। उरु और सतोशी ध्यान से क्लब्स को ढूंढने लगते हैं, लेकिन अचानक होटेरू एक हिडन फ्लायर को देख लेता है, एक छोटी सी शिल्प जो कि सारे कलरफुल पोस्टर्स के नीचे छुपी होती है। वो कामली कहता है, लगता है कि सिल्क स्पाइडर सोसाइटी ने इसलिए यहाँ पर छुपा रखा होगा ताकि कोई भी इसे ना ढूंढ पाए। मिस्ट्री सॉल्व होने के बाद भी उरु थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील करती है क्योंकि ये केस पहले वाले से जितना इंटरेस्टिंग नहीं था। फिर भी वो स्माइल करती है और
कहती है चलो एक और नया मिस्ट्री सोल्व हो गया। तीनों साथ घर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में सतोशी थोड़ा सा टीज करते हुए कहता है तुमने ना ये फेक मिस्ट्री सिर्फ इसलिए बना दी है ताकि यूरू के रियल लेजेंड के चक्कर में ना पड़ना पड़े। होटेरू कैजुअली कहता है मैं बस एक्स्ट्रा काम अवॉइड कर रहा था। लेकिन सतोशी हंसकर बोलता है या फिर तुम में बस इतनी हिम्मत नहीं है कि यूरू को नो कह सको। महीने भर बाद भी होटेरू अपनी यूजुअल काम और डिटेस्ट सिग्मा लुक के साथ ही क्लब में आता रहता है। उसके मन में चुपके से थोड़ा सा होप होती है कि शायद से यूरू अब थोड़ा सा उसके पीछे ऑब्सेस्ड हो गई होगी। लेकिन हमेशा की तरह यूरू उस पर ध्यान भी नहीं देती। वो सिर्फ क्लब को और ज्यादा क्रिएटिव बनाने के लिए बिजी होती है। ब्रेन स्टॉर्मिंग के टाइम पर वो एक नया आइडिया देती है फेस्टिवल के टाइम पर हम एंथोलॉजी बना सकते हैं। होटेरू तुरंत मना कर देता है मैं और सोशल एक्टिविटी हैंडल नहीं कर सकता हूँ और फिर अपने पीसफुल कॉर्नर में बैठ जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लाइब्रेरी के सीन में स्टोरी एक फनी और थोड़ा सा मिस्टीरियस टर्न लेती है। ईरू एक बार फिर से अपनी चार्म यूज करती है और होटेरू उसके सामने फिर से पिघल जाता है। ईरू उसे लाइब्रेरी ले जाती है ताकि अपने एंथोलॉजी टॉपिक के लिए रिसर्च कर सके। वहाँ पहुँचते ही होटेरू थोड़ा सा सरप्राइज होता है क्योंकि वहाँ पर उसका दोस्त मयाका मिल जाता है जो कि उसे देख रही होती है और कहते हैं कि तुम तो कभी भी खुद से लाइब्रेरी नहीं आते हो। तभी अंदर से सतोशी आता है और मजाक में कहता है कि मयाका होटेरू के साथ क्लोज बनना चाहती है और ये सुनकर मयाका गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो कभी भी ऐसे एंटी सोशल क्रीप से अट्रैक्ट नहीं होगी। फिर ईरू अपने एंथोलॉजी प्लान के बारे में सभी को बताती है और मयाका से पुराने क्लब मेंबर्स के इश्यूज मांगती है। लेकिन मयाका कहती है कि वो बुक्स आर्चिव्स में लॉक्ड हैं और उन्हें हेड लाइब्रेरियन का वेट करना पड़ेगा। इस दौरान सतोशी मयाका से एक पुरानी मिस्ट्री के बारे में पूछता है जिसे बचाने के लिए होटेरू भागने लगता है। लेकिन ईरू की इंटरेस्ट दिखाने पर वो मजबूरन उस इन्वेस्टिगेशन में फिर से जुड़ जाता है। थोड़ी देर के बाद मयाका बताती है कि एक बुक पिछले 5 हफ्ते से हर फ्राइडे रिटर्न हो रही है जबकि लाइब्रेरी का रूल है कि बुक्स 2 हफ्ते तक ही लेकर जाई जा सकती है। होटेरू दिखावा करता है जिससे कि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता ताकि ईरू अपनी क्यूट सी फेस से उसे कन्विंस कर सके। लेकिन मयाका उनके मोमेंट को तोड़कर मिस्ट्री सुलझाने लगती है। वो बताते हैं कि ये बुक अलग अलग 5 लड़कियों से बोरो की गई है और वो भी लगभग एक ही टाइम पर। मतलब ये बुक पढ़ी नहीं जा रही है बल्कि किसी और काम के लिए यूज हो रही है। तब सब लोग सोचने लगते हैं और फिर वापस से फ्रंट डेस्क पर आकर दूसरी बुक से कंपेयर करते हैं। तब ईरू को उस बुक से पेंट थिनर की स्मेल आती है। होटेरू मजाक में कहता है तुम्हें क्या डॉग का नोज मिला है क्या? और फिर वो सब आर्ट क्लब आ जाते हैं जहाँ पर कुछ लड़कियां उस बुक के साथ पोर्ट्रेट्स बना रही होती है। मयाका और ईरू दोनों उसकी तारीफ करते हैं कि इस बार होटेरू ने काम कुछ किया है। फिर सब वापस से लाइब्रेरी लौट आते हैं सतोशी को बताने के लिए। जैसे ही होटेरू जाने लगता है ईरू उसे रोकती है क्योंकि अभी उन्हें एंथोलॉजी टॉपिक डिसाइड करना बाकी है। तभी लाइब्रेरियन योका वहाँ पर आती है और उन्हें बताती है कि आर्चिव्स में अब कोई पुरानी इशू बचे ही नहीं है और फिर वहाँ से चली जाती है। सीन एक लाइट मिस्ट्री और थोड़ा सा ड्रामेटिक टेंशन में एंड हो जाता है जैसे एनिमे के हर इंटरेस्टिंग एपिसोड में होता है। वीकेंड फाइनली आ गया था और होटेरू ने सोचा था कि इस बार अपना पूरा वीकेंड अकेला और पीसफुल तरीके से एंजॉय करेगा। लेकिन संडे के दिन उसे ईरू का कॉल आता है जो कि उसे मिलने के लिए कहती है। थोड़ी देर के बाद होटेरू एक कॉफी शॉप में उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी ईरू सांस छोड़ता हुआ आती है और लेट होने के लिए सॉरी बोलती है। ऑर्डर करने के बाद होटेरू सीधा पूछता है तुम मुझे मिलने के लिए क्यों आई हो? पर ईरू टॉपिक को चेंज करने लगती है। होटेरू को समझ में आ जाता है कि उसके वीकेंड के मूड को खराब कर देगी, इसलिए उठकर जाने लगता है। तभी ईरू उससे माफी मांगती है और कहती है कि वो एक्चुअली कुछ कन्फेस करना चाहती है जो कि उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। होटेरू के मन में ये सुनकर एक ही बात चलती है से अब मुझे अपने लव का कन्फेशन करेगी। लेकिन कहानी वहाँ से रोमांटिक नहीं बल्कि इमोशनल मोड पर चली जाती है। ईरू बताते कि उसके अंकल 7 साल पहले इंडिया से गायब हो गया था और अब उसे ऑफिशियली डेड माना जा चुका है। वो कहती कि जब वो छोटी थी तब उसने अपने अंकल से क्लासिक क्लब के बारे में एक सवाल पूछा था। पहले तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया था, लेकिन जब ईरू ने बार बार पूछा तो उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जो इतना पेनफुल था कि वो जोरों से रोने लगी थी। और सबसे दुखी की बात ये होती है कि उन्होंने उस टाइम उसे कंसोल करने की बात कोशिश तक नहीं की थी। अब ईरू चाहती कि वो याद करे कि उन्होंने ऐसा क्या कहा था और क्योंकि उसके साथ इतना ठंडा बिहेवियर किया था। होटेरू समझ नहीं पाता कि ये बात इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। तब ईरू बताती कि उसने क्लासिक क्लब में ज्वाइन इसलिए किया था ताकि वो अपने अंकल से जुड़ी उस मेमोरी को समझ सके। अब जब उसके अंकल की फ्यूनरल होने वाली है वो चाहती कि उसके उन शब्दों को याद करे ताकि उनके और करीब महसूस कर सके। होटेरू अपनी यूजुअल मुझे फर्क नहीं पड़ता है एटीट्यूड में कहता है और ये उसका प्रॉब्लम नहीं है और वो मदद नहीं करेगा। पर इस बार ईरू उसकी बात से हिलती नहीं है। जब वो पूछता है कि तुमने मुझे ही क्यों चूज किया तो ईरू मुस्कुराती हुई कहती है क्योंकि तुम मेरे लिए एक छोटे से शर्लॉक होल्मेस हो। वो होटेरू की तारीफ करती है और कहती है कि उसका शार्प ब्रेन
और उसकी मदद कर सकता है। इतना तारीफ सुनने के बाद होटेरू का ईगो थोड़ा सा खुश हो जाता है और फाइनली वो हेल्प करने के लिए हाँ बोल देता है। मजाक में कहता है कि चलो मैं तुम्हारी भूलने की बीमारी को भी ढूंढ लूंगा। अगले हफ्ते मिड टर्म एग्जाम शुरू हो जाते हैं, इसलिए क्लब एक्टिविटीज टेम्पररी बंद हो जाती है। लेकिन एग्जाम के लास्ट दिन जब होटेरू घर लौटता है तो उसे अपनी सिस्टर का एक नया लेटर मिलता है। उसमें अपनी अब्रोड लाइफ के बारे में लिखती है और पूछती है क्या उन्होंने एंथोलॉजी का काम शुरू किया है। साथ ही बताती है कि क्लब रूम में एक सेफ है जिसमें पुराने इश्यूज अब भी रखे हुए हैं। अगले दिन होटेरू अपनी सिस्टर का लेटर मयाका और उरु को दिखाता है। लेटर में लिखा होता है कि क्लब रूम में एक सेल्फ है जिसमें पुराने एंथोलॉजी इश्यूज रखे गए हैं। लेकिन दोनों लड़कियां बहुत ही हैरान हो जाती हैं क्योंकि उन्होंने कभी करंट क्लब में कोई सेल्फ नहीं देखा। तब होटेरू उन्हें याद दिलाता है कि उसकी सिस्टर 2 साल पहले ग्रेजुएट हो गई थी और तब से क्लब रूम शिफ्ट हो चुका है। लकीली होटेरू ने पहले ही अपनी लेजी डिटेक्टिव स्टाइल में थोड़ा सा रिसर्च कर लिया था और उसे पता था कि पुराना क्लब रूम कहाँ पर है। लेकिन ऑब्वियस है वो अब तक नहीं हिलेगा जब तक उरु अपना क्यूट सा स्माइल और थोड़ा सा चार्म यूज करके उसे नहीं खींच लेती। जब वो लोग पुराने क्लब के पास पहुंचते हैं तो होटेरू को वहाँ पर कुछ अजीब सेंसर्स लगे हुए दिखाई देते हैं, जैसे कोई पिरामिड रकून अपना सीक्रेट डेंट प्रोटेक्ट कर रहा हो। रूम का डोर लॉक्ड होता है लेकिन अंदर से आवाज आती है। थोड़ी देर के बाद एक लड़का बाहर निकलता है। उसका नाम मसासी होता है और उसके साथ पूरी हवा एकदम परफ्यूम से भर जाती है। मसासी यूरी को देखते थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है और पूछते कि वो लोग उसके क्लब के पास क्या कर रहे हैं। उरु और मयाका उसे सेल्फ के बारे में बताते हैं लेकिन मसासी कहता है कि ऐसा कोई भी सेल्फ नहीं था। तब मयाका होटेरू को साइड में खींच लेती है और ये लड़का कुछ ज्यादा ही सस्पिशियस लग रहा है। थोड़ी देर के बाद होटेरू उसे स्कूल के रूल के बारे में याद दिलाता है कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी क्लब रूम में चेक कर सकता है। ये सुनकर मसासी उन्हें अंदर आने देता है। होटेरू तुरंत नोटिस करता है कि एक फैन एक स्पेसिफिक जगह पर रखा गया है, बिल्कुल उस आर्ट पीस के सामने जिसको मसासी काम चला रहे हैं बोल रहा है, जबकि विंडो ऑलरेडी खुली थी। लेकिन होटेरू कुछ भी नहीं बोलता और सर्च में हेल्प करता है। उन्हें कुछ भी नहीं मिलता तो होटेरू कैजुअली पूछता है कि जब तुमने क्लब को ज्वाइन किया था तब क्या तुमने कुछ बॉक्सेस या फिर फर्नीचर को मूव किए थे। मसासी कहता है कि उसने सिर्फ कुछ बॉक्सेस को ही हटाए थे बस। तब होटेरू थोड़ा सा कामली बोलता है, लगता है कि हमें ये जगह सुपरवाइजर के साथ चेक करना पड़ेगा। ये सुनते ही मसासी के रिएक्शन एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं और वो चिल्लाता है कि यहाँ से निकल जाओ। जाने से पहले होटेरू उससे कहता है कि अगर उसे एंथोलॉजी मिल जाए तो वो उन्हें लाइब्रेरी में मिल सकता है। कुछ घंटों के बाद एक मिरेकल होता है जब सब पुराने एंथोलॉजी इशू उनके करंट क्लब रूम में नियरली स्टैगर्ड मिलते हैं। मयाका एक्साइटेड होकर पूछती है ये सब कैसे हुआ। होटेरू मुस्कुराते हुए कहता है बस प्रॉमिस करो किसी को मत बताना। वो समझाता है कि मसाकी ने सीनियर्स इसलिए लगाए थे ताकि कोई उनके सीक्रेट स्टैक तक ना पहुंच सके। वो एक्चुअली जानम का स्प्रे का एडिक्टेड था और इतनी बॉडी स्प्रे यूज करने से स्कूल के रूल खिलाफ हो गया था। अगर ये बात सामने आती तो उसकी एक्सप्लोजन और फैमिली के लिए बहुत ही बदनाम होने का रिस्क था। इसलिए जब होटेरू ने सुपरवाइजर का नाम लिया तो वो घबरा गया। सेल्फ एक्चुअली एक फेक टेबल के नीचे ही और वही उसका परफ्यूम स्टैक छुपा रहा था और इस तरह से होटेरू ने बिना कुछ डायरेक्टली किए मिस्ट्री को सोल्व कर दी जैसे एक असली सैरक्लोक होल्मेस करता है। जब मयाका उसकी रोस्टिंग खत्म करती है तभी सातोशी वहाँ पर आ जाता है एक सनफ्लावर राइट्स एक्टिविस्ट जैसा ड्रेस पहने हुए और वो न्यूज सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाता है। उस समय इरु होटेरू को साइड में लेकर जाकर एक दूसरा एंथोलॉजी दिखाती है और बताती है कि ये उसके अंकल से रिलेटेड है क्योंकि इसके अंदर उनके बारे में लिखा गया था। वो इशू 1 साल बाद लिखा गया था जब उसके अंकल स्कूल छोड़ चुके थे, जिसमें उन्हें एक हीरो जैसा दिखाया गया था जबकि असल में वो ऐसे नहीं थे। और ये सब देखकर इरु थोड़ी सी उदास लगती है। होटेरू उससे कहता है कि चलो पहले इशू को देखते हैं क्योंकि वो तब का है जब उसके अंकल भी स्टूडेंट थे। पर माका बताते कि वो सबसे पहले इशू अब कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। रात को घर लौटते वक्त होटेरू इरु से कहता है कि अब बात को सबसे बता देना चाहिए ताकि सब मिलकर कुछ हेल्प कर सकें, लेकिन इरु मना कर देती है। तब होटेरू उसे याद दिलाता है कि दोनों के दिमाग अब लो बैटरी पर चल रही है और अकेला कुछ समझना बहुत ही मुश्किल होगा। अगले दिन क्लब में इरु सबको सातोशी और मयाका को बता देती है। सब डिसाइड करते हैं कि वीकेंड में इरु के घर पर मिलते हैं। तब तक सब अपना रिसर्च कर लेंगे। सैटरडे को सातोशी अपनी ओवर द टॉप कवरफुल एनर्जी के साथ पहुंच जाता है और होटेरू उसे इग्नोर करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अब एम्बैरेसमेंट तो फिक्स हो चुका था। तो वो दोनों साइकिल चलाकर उस बड़े से अम्यूजमेंट तक पहुंच जाते हैं। कुछ देर के बाद इरु उन्हें वेलकम करती है और उन्हें अपने बड़े पैलेस जैसे घर में एक रॉयल कॉर्नर दिखाती है। फिर सबको मीटिंग रूम में लेकर जाकर बैठा देती है जहाँ पर माका पहले ही बॉस की तरह बैठी होती है। सब लोग कंफर्टेबल होने के बाद इरु उन्हें सेकंड एंथोलॉजी प्रीफेस की कॉपी देती है क्योंकि वही पार्ट है जिसमें उसके अंकल के बारे में कुछ लिखा है। उसके अंदर लिखा होता है कि उन्हें 35 साल पहले स्कूल से निकाल दिया गया था एक फाइट के बाद, लेकिन अगले साल जब दोबारा से एंथोलॉजी लिखा गया तो उन्हें एक लेजेंड जैसा दिखाया गया। इरु बताते कि ये सब स्कूल फेस्टिवल के टाइम पर हुआ था और शायद से उन्होंने कुछ बदमाश लोगों से लड़कर सबको बचाया था। इसी वजह से वो फेमस भी हुए और एक्सपेल भी कर दिए गए। लेकिन सातोशी और होटेरू दोनों उसकी थ्योरी को गलत कह देते हैं। वो कहते हैं
कि उस टाइम यानी 90s के एंड में स्कूल में ऐसे वायलेंट केस होते ही नहीं थे। थोड़ी देर के बाद माका सबको अप्रोच पर ले जाती है जहाँ से एक अमेजिंग व्यू दिखाई देता है। वहाँ वो कुछ पेपर सभी को देती है और बताती है कि इसी साल जब ईरो के अंकल को निकाला गया था तब स्कूल में एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, एक ऐसे नए स्कूल पॉलिसी के खिलाफ जिससे सब स्टूडेंट अफेक्टेड हुए थे। मयाका का मानना है कि ईरो का अंकल ही उस प्रोटेस्ट का लीडर था और शायद से उसने कुछ टीचर से भी लड़ाई की थी, इसी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया। लेकिन होटेरू उसकी बात को गलत बताता है और कहता है कि वो प्रोटेस्ट तो उसके एक्सप्लोजन से कई महीने पहले हुआ था। मतलब मयाका का थ्योरी भी सही नहीं है। अगला मेंबर सातोशी का आता है लेकिन उसका पेट उससे ज्यादा एक्टिव हो जाता है और सब लोग वापस से अंदर चले जाते हैं। ईरो सबके लिए राइस बोल बनाती है ताकि सब थोड़ा सा एनर्जी ले सके। खाना खाने के बाद सातोशी कुछ पुराने स्कूल न्यूज़पेपर्स को निकालता है जो कि उस टाइम के हैं, जो ईरो का अंकल भी स्कूल में था। उन पेपर्स में लिखा होता है कि वो प्रोटेस्ट एक्चुअली पीसफुल था, मतलब किसी टीचर ने क्लैश भी नहीं किया था। सब अपनी फाइंडिंग्स को एक साथ रखते हैं और होटेरू से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपना बिग ब्रेन चलाकर मिस्ट्री को सोल्व करे। और होटेरू तो अब तक पूरा का पूरा बोर हो चुका होता है और वो प्रिटेंड करता है कि जैसे उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो ताकि सब उसे और थ्योरीज ना पूछ ले। तभी बाहर बारिश शुरू हो जाती है और ईरो को याद आता है कि उसने कुछ चीजें बाहर ही छोड़ दी है। होटेरू तुरंत बाथरूम जाने का एक्सक्यूज बना लेता है और उसके लग्जरी मेज जैसे घर में घूमते हुए गलती से ईरो के रूम में पहुंच जाता है। वहां वो देखता है कि ईरो ने उस मिस्ट्री के बारे में और भी नोट्स लिखे होते हैं। फिर फाइनली बाथरूम मिलने के बाद वो थोड़ा सा स्कारलॉक होमलेस बनने की कोशिश करता है और सब क्लूज को अपने दिमाग में जोड़ना शुरू करता है। कुछ देर के बाद जब सब टेबल के पास आते हैं और होटेरू अपनी थ्योरी बताता है, वो कहता है कि ईरो के अंकल का एक्सप्लोजन रैंडम नहीं था, सब कुछ एक प्लान की तरह था। उसके अकॉर्डिंग ईरो के अंकल ही उस नए स्कूल के रूल के खिलाफ प्रोटेस्ट में लीड कर रहा था, जिसका रिलेशन स्कूल के फेस्टिवल से भी था। उसकी लीडरशिप में स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया और स्कूल को मजबूर कर दिया ताकि फेस्टिवल को पूरे 5 दिन तक चलाने दे। लेकिन स्कूल ने बदले में कुछ महीने के बाद चुपके से उसे एक्सपेल कर दिया ताकि कोई और रिबेलियन ना हो। मिस्ट्री सॉल्व होने के बाद ईरो सबको थैंक यू बोलती है और उन्हें घर भेज देती है। वापस जाते वक्त सातोशी होटेरू को छेड़ता है और कहता है कि वो क्लियरली ईरो से फिदा हो गया है, पर होटेरू साफ मना कर देता है और वो कहता है कि वो एक अच्छे इंसान होने का सबूत दे रहा है। अपनी इंट्रोवर्ट लाइफ सेक्रीफाइस करके रात को घर पहुंचकर वो अपनी फीलिंग से लड़ता रहता है और फाइनली अपनी सोच से बचने के लिए अपनी सिस्टर को कॉल कर देता है ताकि ध्यान कहीं और पर लग जाए। उन दोनों की बात शुरू में काफी नॉर्मल चल रही होती है, सब कुछ स्मूथ लग रहा होता है। तभी वो अपनी इन्वेस्टिगेशन का जिक्र कर देता है जो कि उसने ईरो के अंकल सैटेनी के बारे में किया था। तब उसकी सिस्टर कैजुअली एक ऐसी बात बोल देती है जो कि उसकी दिमाग का फ्यूज उड़ा देती है। वो कहती है कि पूरा इंसिडेंट असल में एक ट्रेजेडी था। होटेरू और कुछ पूछ भी नहीं पाता और उसकी सिस्टर कॉल को कट कर देती है, छोड़ देती है। उसे छत की तरफ ताकते हुए अपनी सो कॉल्ड जीनियस थ्योरी के बारे में स्ट्रेस करते हुए, जो कि अब उसके लिए एक बकवास थ्योरी लग रही होती है। अगले दिन वो सबको क्लब रूम में बुला लेता है एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए। सबसे पहले वो उन्हें कुछ मिनट्स देता है ताकि सब उसकी इंसल्ट कर सके, जैसे कि वो शर्लॉक होल्मेस के बराबर दिमाग रखता है। जब वो अपना मजाक उड़ा चुके होते हैं तब होटेरू सबको उस मिस्टीरियस फोन कॉल के बारे में बताता है और सेकंड एंथोलॉजी का परफेस हिलते हुए कहता है ये हमारा नेक्स्ट क्लब। अब उनका नया मिशन होता है कि ये पता लगाना कि क्या सैटेनी ने खुद अपने दोस्तों के लिए ब्लेम लेना एक्सेप्ट किया था या फिर उसे बस एक स्केपगोट बना दिया गया था। सातोशी कहता है कि इस काम को आगे बढ़ाने का एक ही तरीका है, हमें उस इंसान को ढूंढना होगा जिन्होंने परफेस को लिखा था। पर होटेरू स्मार्ट बनकर कहता है वो पहले से ही जानता है और वो और कोई नहीं बल्कि करंट लीड लाइब्रेरियन याको होती है। कुछ ही देर में सब लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं। माका रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट की तरह सेल्फ में बुक लगाने लगती है, जबकि होटेरू और सातोशी सीधा याको के पास पहुंच जाते हैं और अपने सवालों के साथ। पहले तो याको उनके सडन क्वेश्चन से बहुत ही हैरान होती है, फिर एक्सेप्ट करती है कि प्रीफेस उसने ही लिखा था। जैसे ही उसे पता चलता है कि सैटेनी एक्चुअली ईरो का अंकल है, वो सबको अपनी ऑफिस में ले जाती है। बिल्कुल एक बॉस फाइट कट सीन जैसा फील होता है। वो होटेरू का तारीफ करती है कि उसने स्टोरी का ज्यादातर पार्ट सही समझा और फिर उसने पूरा सच बताने लगती है। वो बताती है कि उस टाइम स्कूल फेस्टिवल स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते थे, लेकिन एक साल स्कूल के बिना किसी वजह के फेस्टिवल की 5 दिन कम करके सिर्फ 2 दिन ही कर दिए ताकि पूरी स्टूडेंट बॉडी गुस्सा हो जाए और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। प्रॉब्लम ये थी कि सब प्रोटेस्ट तो करना चाहते थे लेकिन कोई भी लीड लेने की हिम्मत नहीं कर पाता था। पनिशमेंट का डर सबको फाइनल से ज्यादा था। तभी उसकी अननोन स्टूडेंट ने सन्नेटी को आगे कर दिया एक फेक लीडर के रूप में ताकि ब्लेम किसी और पे आ जाए। पर प्रोटेस्ट जल्दी कंट्रोल से बाहर चला गया और मार्शल आर्ट्स बिल्डिंग में आग लग गई। ये स्कूल के लिए एक बहुत ही अच्छा परफेक्ट मौका था अपनी इमेज बचाने के लिए। स्कूल ने सच छुपाने के लिए एक बलि का बकरा चुना और वो था सन्नेटी। फेस्टिवल खत्म होते ही उसे एक्सपेल कर दिया गया ताकि सब कुछ चुपचाप देख सके और स्कूल की रेपुटेशन सेफ रहे। आखिर में याको ने
पूरी मिस्ट्री को सोल्व कर दी, पर फिर भी सबके मन में एक ही सवाल रह गया, क्या सैटेनी ने सच में अपने दोस्तों के लिए खुद को बलि चढ़ा दिया था या उसे बस उन लोगों ने धोखा देकर छोड़ दिया था। तब होटेरू समझता है कि इसका जवाब तो उन एंथोलॉजी के कवर्स में छुपा हुआ था और उस नाम में जो कि सैटेनी ने रखा था, हायुका। जब वो इसका मतलब निकालता है तो पता चलता है कि हायुका का नॉर्मल मीनिंग तो आइसक्रीम होता है, लेकिन यहाँ पर वो एक सैड हिडन मैसेज था, उसे दुख को छुपाने का एक तरीका। ये क्लियरली दिखाता है कि उसे उसके क्लासमेट के बलि के बकरे की तरह सेक्रीफाइस कर दिया था, क्योंकि उनमें से कोई भी जिम्मेदारी लेने की हिम्मत नहीं रखता था। जैसे ही होटेरू ने ये बात समझा और ईरू को सब कुछ याद आ जाता है, उसकी अंकल ने कभी उससे कहा था कि उसे उसके अपने क्लासमेट ने सेक्रीफाइस किया था। ये बात सुनकर उसकी आंखें बाहर आती है, पर वो खुद को संभालती है और होटेरू का शुक्रिया अदा करती है सब कुछ समझने के लिए। पर होटेरू अपने क्लासिक स्टाइल में सब कुछ नॉर्मल दिखाता है, जैसे तो ये उसके लिए एक और दिन हो और एक डिस्काउंट सरलोक होने का। कुछ दिन के बाद होटेरू क्लास में ब्लैंक स्टेयर लेकर बोर्ड की तरफ देख रहा होता है, ये सोचते हुए कि टीचर की बातें हमेशा किसी एलियन लैंग्वेज जैसी क्यों लगती है। तभी पड़ोसी रूम में ईरू और टीचर के बीच में गर्म बहस की आवाज आती है और उस दिन शाम को जब सब क्लब रूम में मिलते हैं तो मायाका ऑलरेडी गुस्से में चिल्लाती हुई मिलती है। बेचारा सतोशी तो बस अपने काम बचाने की कोशिश कर रहा था। ईरू उससे शांत करने की कोशिश करती है, पर मायाका और भी लाउड हो जाती है। तो होटेरू कैजुअली कहता है, अगर तू और चिल्लाई तो मैं तेरी टंग को ही काट दूंगा। और ये सुनकर मायाका तुरंत चुप हो जाती है, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। फिर सब लोग टाइम पास करते हुए गुस्से से इफेक्ट पर डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास और कोई काम नहीं था। सतोशी मजाक में कहता है कि मायाका को शायद से एंगर मैनेजमेंट क्लास को ज्वाइन कर लेनी चाहिए, वरना ये आउटबर्स्ट से एक मेडिकल केस बन जाएगा। होटेरू इन सब यूजुअल टॉक से बहुत ही तंग हो चुका होता है और फाइनली ईरू से पूछता है कि वैसे आज टीचर के साथ क्या आर्गुमेंट किया था तुम्हारा। लेकिन उसके सवाल के बाद ईरू के चेहरे पर एक अजीब सी क्यूरियोसिटी दिखाई देती है, जो होटेरू को तुरंत रिग्रेट करा देती है कि उसने ये टॉपिक क्यों छेड़ दी। वो निकलने की कोशिश करता है, पर ईरू उसका बैग पकड़ लेती है और कहती है, वेट, ये इम्पोर्टेंट है। तब होटेरू पूरी तरीके से समझ रहा था कि उसकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है और उसे फिर से एक ट्रैप में फंस रही है। और अब जब हमारा टूटा फूटा सरलोक होल्मेस ऑफिशियली ट्रैप हो चुका था, तब ईरू फाइनली बताती है कि क्या हुआ था। वो कहती है कि टीचर यूजुअल तरीके से क्लास में आया था और मैथ्स पढ़ाने लगा, लेकिन इस बार उसने एक ऐसी प्रॉब्लम दी जो कि स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं सीखी थी। उसने रैंडम स्टूडेंट से आंसर पूछा और जब कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया तो वो कामली इरिटेट होने लगा। तब ईरू खड़ी हुई और उसने आर्ग्यू करने लगी। दोनों के बीच थोड़ा सा हेटेड डिस्कशन हुआ और तब टीचर को रियलाइज हुआ कि वो सिलेबस से आगे निकल गया था। ये सुनकर ईरू और सतोशी तुरंत बोल पड़ते हैं कि वो टीचर तो हमेशा परफेक्ट और ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, जो इतनी बड़ी गलती कभी भी नहीं कर सकता। इसलिए वो होटेरू से कहते हैं कि इसके पीछे का असली रीजन फाइंड करो। होटेरू थोड़ा सा बोर टोन में बोलता है, शायद टीचर एक दिन क्लास को मिस कर दिया होगा, पर मायाका उसकी बात का मजाक उड़ा देती है, तुम बस अपने दिमाग को काम से बचाना चाहते हो। बात बात में सतोशी बोल पड़ता है कि वो अभी भी उस मैथ प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाया, जबकि उनकी क्लास ने वो टॉपिक पहले ही कर लिया था। और बस यही छोटी सी बात होटेरू के दिमाग में एक हाई बल्ब जला देती है। वो टेबल पर पड़े स्नैक्स जो कि लेटर के शेप में बने होते हैं उठाता है और सबको समझाता है। हर टीचर्स अपनी क्लासेस के लिए अलग नोट लिखता है और उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सतोशी क्लास ए में और ईरू क्लास डी में, तो टीचर ने शायद से अपने नोट में ए और डी को कंफ्यूज कर दिया होगा, क्योंकि वो लोअर केस में लिखा होता है। ईरू ये सुनती है होटेरू के पास लेन करके सॉफ्टली उसका शुक्रिया अदा करती है, जैसे वो उसे एक छोटा सा किस देने वाली हो। होटेरू बाहर से अपना सिग्मा फेस बनाए रखता है, लेकिन अंदर से वो ये भी चाह रहा होता है कि सतोशी और मायाका गायब हो जाए ताकि वो ईरू को लेकर अपनी बाहों में ले सके। और ऑब्वियसली दोनों टॉक्सिक लव बर्ड वहाँ से हिलते भी नहीं है और उनकी नोटबुक बग सब कुछ रेन कर देती है। आखिर में होटेरू अपना प्लान छोड़ देता है और सबके साथ घर लौट पड़ता है। कुछ दिन के बाद वो बस में फंसा मिलता है सतोशी और दोनों लड़कियों के साथ एक कंट्री साइड विलेज के रुख में, जो अपने हॉट स्प्रिंग्स के लिए बहुत ही फेमस होता है। ये ट्रिप एक्चुअली ईरू ने प्लान किया था, उन सबको अपने अंकल की एक्सप्लोजन मिस्ट्री को सोल्व करने के लिए थैंक यू बोलने के लिए। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते होटेरू का पेट उल्टा सीधा फ्लिप मारने लगता है। तब मायाका तुरंत उसे समझाती है और सबको खींचकर अपने रिलेटिव्स के इन में लेकर जाती है ताकि सब थोड़ा सा रेस्ट कर सके। जब वो सब वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनकी मुलाकात होती है माका के कजन री और को से, जो शायद पहली सतोशी की फ्रूटी एनर्जी के बारे में वार्निंग ले चुके होते हैं। थोड़ी देर के बाद होटेरू और सतोशी अपने रूम को चेक करते हैं, जहाँ होटेरू माउंटेन के सुंदर व्यू देखकर कूल बनने की कोशिश करता है, जैसे ये उसके लिए कोई नॉर्मल ट्यूसडे हो। पर सतोशी उसका मजाक उड़ा देता है और कहता है कि तुझे बस मान लेना चाहिए कि तू फाइनली मैट्रिक्स के बाहर
बाहर जिंदगी जी रहा है। शाम के टाइम हटेरू रिलैक्स होने के लिए हॉट स्प्रिंग जाता है, पर वहीं उसे मिल जाता है सातोशी भी, जिसका प्लान भी सेम होता है। दोनों रास्ते में वॉक करते हुए बातें करते हैं, जहाँ पर लड़की अपने सिबलिंग्स होने के सपने शेयर करती है और हटेरू प्रिटेंड करता है जैसे ध्यान से सुन रहा हो, पर असल में वो बस ये सोच रहा होता है कि कहीं उसकी वर्ड्स क्रीपी ना हो जाए। कपड़े बदलने के बाद हटेरू फाइनली बात में आता है और वो सोचता है कि थोड़ा सा पीस मिलेगा, लेकिन नहीं, सातोशी ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद होता है जैसे कोई वाटर ग्रिमिन। सातोशी अपनी फ्रूटी हरकतें और बढ़ा देता है, जिससे कि हटेरू के मन में ख्याल आता है कि काश डूब जाना ही सेफ ऑप्शन होता। वो उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है, तभी उसे ईरो की आवाज सुनाई देती है जो लड़कियों वाले साइड में बात में होती है। उसकी आवाज सुनकर हटेरू के दिमाग में सर्किट शॉर्ट हो जाता है। वो ओवरथिंक करने लगता है और घूमते हुए बेहोश हो जाता है। बेचारा सातोशी फिर से उसको फायर फाइटर की तरह खींचकर बाहर निकालता है। 1 घंटे के बाद ईरो उससे मिलने के लिए आती है, लेकिन उसका जेंटल टच हटेरू को और ज्यादा ऑकवर्ड कर देता है। वो तुरंत उल्टा हो जाता है, प्रिटेंड करता है कि सब कुछ ठीक है और मन ही मन विश करता है कि वो जाए, इससे पहले उसे उसकी इमरजेंसी सिचुएशन दिखा दिया जाए। ईरो के जाने के बाद हटेरू दूसरों को बातें करते हुए सुनता है कि किसी मिस्टीरियस क्लाइंट के बारे में जो कि पहले इनमें रहता था और फिर खुद ही अपनी लाइफ को खत्म कर ली। कहते हैं कि उसी कमरे में अब भूत रहता है और उसने एक गेस्ट को अजीब इलनेस से भी कर्स कर रखा था। तभी माका के फैमिली ने ओ रूम को बंद करवा दिया और लोगों के डर को शांत करने के लिए रेनोवेशन स्टार्ट कर दी। रात को हटेरू उनकी एंडलेस बकबक से परेशान होकर विंडो बंद करने के लिए जाता है। तभी देखता है कि माका का एक कजन चुपके से बाहर निकल रहा होता है, लेकिन वो इग्नोर कर देता है। उसके हिसाब से फैमिली ड्रामा से ज्यादा आसान गोश्त होते हैं हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग हटेरू सातोशी के ड्रोल से बचकर उठता है और वो सोचता है कि आज का दिन थोड़ा सा पीसफुल रहेगा, और उसकी उम्मीदें तभी खत्म हो जाती है जब माका सफेद पहनी हुई चेहरे के साथ कहती है कि उसने रात भर उस क्लाइंट के भूत को उसी बंद कमरे में लटका हुआ देखा। ब्रेकफास्ट के टाइम पर सब कोई पैनिक कर रहे होते हैं। हटेरू चाय लेने के लिए जाता है और देखते है कि रे कप से उसका नाम लिख रहा है और वो दूसरा कप ले लेता है और चुपचाप सबकी गोश्त स्टोरी सुनता रहता है। तभी हटेरू देखता है कि ईरो भी काफी नर्वस लग रही है। जब वो उससे पूछता है तो ईरो मना कर देती है कि उसने वही चीज भी देखी थी। ये बात तो जैसे आग में तेल डाल देती है और उनका ब्रेकफास्ट एक और इन्वेस्टिगेशन मीटिंग में बदल जाता है। ब्रेकफास्ट के बाद हटेरू ईरो को अलग लेकर जाता है और वो पूछता है कि क्या उस मिस्टीरियस रूम के विंडो उस टाइम पर खुले थे जब वो स्केरी स्टोरी चल रही थी। ईरो कहती कि नहीं, सब विंडोज बंद थे, पर जैसे ही मायाका फ्रीक आउट हुई थी तभी एक विंडो खुलती है और ये बात और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग बढ़ा देती है। सच जानने के लिए दोनों बिल्डिंग के आसपास चुपके से सर्च करने लगते हैं और को से कहते कि वो उन्हें उस रूम के अंदर ले चले, पर को मना कर देती है और कहती कि वो रूम ऑफ लिमिट्स है और वो अब घर के कामों में बिजी है। वापस जाते हुए वो एक्सरसाइज रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ हटेरू नोटिस करता है कि रे ने अपनी बॉल पर भी अपना नाम लिखा हुआ है, बिल्कुल वैसे जैसे कि उसके टी कप पर था। बाहर निकलते ही उन्हें पता चलता है कि रात में बारिश हुई थी और गोस्ट रूम के सामने वाला विंडो भी अब बंद है। तभी को उन्हें लंच के लिए बुला लेती है। वहाँ पहुंचकर वो सबको मिलते हैं, जहाँ सातोशी ऑलरेडी गॉसिप सुनने के लिए एक्साइटेड बैठा होता है। तभी रे अपने युकाता पहनकर आती है और सब उसकी तारीफ करने लगती है, लेकिन हटेरू के मन में कुछ अजीब सा शक होता है। उसे लगता है कि जैसे कोई उसे देख रहा हो, इसलिए वो सोचता है कि थोड़ा टाइम हॉट स्प्रिंग में जाकर सो लिया जाए। और जैसे एक्सपेक्टेड था, सातोशी पहले ही वहाँ पर पानी में स्लैप्स कर रहा होता है और हटेरू से हजारों सवाल पूछ रहा होता है, इंश्योर करने के लिए कि वो फिर से फेंट ना हो जाए। सातोशी की बातें सुनने के बाद हटेरू एक बात को नोटिस करता है। सातोशी एक लोकल फेस्टिवल का जिक्र करता है जो कि कल रात हुआ था। ये सुनते ही हटेरू के दिमाग में बल्ब जैसा एक आइडिया क्लिक होता है। वहाँ से निकलकर जब वो ईरो से मिलता है तो दोनों एक साथ वापस से चलने लगते हैं। रास्ते में हटेरू उसे बताता है कि वो सो कॉल्ड गोस्ट एक्चुअली कोई भूत नहीं था, बल्कि एक युकाता था जो कि किसी ने चुपके से सुखाने के लिए लटका दिया था। पता चलता है कि को एक्चुअली रे के युकाता से जेलस थी और वो उसे फेस्टिवल में पहनना चाहती थी। फिर जब बारिश से युकाता खराब हो गया तो उसने पैनिक में अनयूज्ड रूम में विंडो खोली और उसको वहाँ लटका दिया ताकि सूख जाए और सुबह चुपके से वापस वहाँ पर गई। रात में वही लटका हुआ युकाता अंधेरे में किसी भूत जैसा लग रहा था, जिसे देखकर मायाका और ईरो दोनों डर गई और उनका इमेजिनेशन उस फेयर को और भी बढ़ा गया। मिस्ट्री तो सॉल्व हो जाती है, लेकिन ईरो इतनी खुश नहीं होती क्योंकि अब उसे समझ में आ जाता है कि इन दोनों सिस्टर के बीच कुछ टेंशन चल रही है। फिर वो देखती है कि री को अपनी बैग पर उठाकर घर लेकर जा रही होती है और ये छोटी सी बात ईरो के दिल में एक छोटी सी होप जगा देती है। शायद उन दोनों के बीच में सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है। कुछ दिन के बाद हटेरू और सातोशी मुश्किल से स्कूल पहुंचते हैं, जहां स्टूडेंट्स फेस्टिवल की तैयारी में ऑलरेडी बहुत ही बिजी होते हैं। कोई बॉक्स उठाकर दौड़ रहा होता है जैसे कोई बिना सैलरी के इंटर्न हो, तो कोई ऑर्डर्स दे रहा होता है जैसे किसी कार्टून वॉर का जर्नल हो। ये पूरा केस देखकर उन्हें वो दिन याद आ जाते हैं जब हटेरू पहली बार ईरो के कहने पर क्लब ज्वाइन कर लेता है। सातोशी अपनी
पुरानी हरकतों पर नॉस्टैल्जिया हो जाता है, बिना किसी वजह की इमोशनल फील करने लगता है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उनका गर्ल के साथ मीटिंग है। वो दोनों जल्दी करने लगते हैं, लेकिन मायाका पहले ही पहुंच चुकी होती है और एक एंग्री मॉम की तरह रेंट कर रही होती है, हाथ हवा में हिलाकर जैसे बादल से बिजली बुलाने वाली हो। होटेरो थोड़ा सा बोर हो जाता है, तभी इरू आती है और पूरा मूड चेंज कर देती है। वो बताती है कि उसकी एक फ्रेंड ने अपनी क्लास के साथ मिलकर एक मूवी बनाई है और वो चाहती है कि सब लोग उसे फेस्टिवल से पहले देख ले। फिर सब क्लासरूम में जाते हैं, जहाँ पर फूमी उसका वेट कर रही होती है। सतोशी अपनी पुरानी फ्लर्टिंग स्किल दिखाने की कोशिश करता है और कहता है कि हम पहले मिल चुके हैं, लेकिन फूमी उसकी बात को इग्नोर कर देती है जैसे स्पैम मेल हो। पर फूमी उसकी बात को इग्नोर कर देती है जैसे स्पैम मेल हो और सीधा मूवी एक्सप्लेन करने लगती है। दूसरी तरफ हटेरू सोच रहा होता है कि उसे यहाँ पर बैठाया ही क्यों गया। ये स्टूडेंट्स फिल्म को देखकर अपने ब्रेन सेल्स को वेस्ट करने का क्या फायदा, लेकिन फिर भी चुपचाप बैठ जाता है और मूवी स्टार्ट होने का वेट करता है। मूवी शुरू होती है कुछ स्टूडेंट्स के ट्रिप पर जाने से, लेकिन एंजॉय करने की वजह उन्हें एक पुरानी क्रीपी बिल्डिंग मिलती है जहाँ पर रात बिताने का प्लान बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें हॉरर ट्रोप्स मजेदार लगते हैं। दो स्टूडेंट्स अलग होकर कुछ नॉर्मल केस ढूंढने लगते हैं और मास्टर की वहीं छोड़ देते हैं, जैसे जानबूझकर फ्यूचर प्रॉब्लम को सेट कर रहे हो। सब अपने अपने रूम ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो एक क्लासमेट मिसिंग होता है। वो सब मिलकर उस पूरी बिल्डिंग में उसे ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक लॉक्ड डोर मिलता है। पहले वाली मास्टर की से वो डोर को खोलते हैं और अंदर जाकर देखते हैं कि उनका दोस्त अपने ही ऑर्गन्स के पूल में पड़ा है और दरवाजे के पास एक अलग सा हाथ पड़ा हुआ है जिसमें एक की थी। उनमें से एक विंडो के बाहर देखता है तो उसे कोने में कुछ अजीब सा नजर आता है और तभी मूवी अचानक से खत्म हो जाती है, जैसे किसी ने कैमरा का स्विच बंद कर दिया हो। फूमी उनकी तरफ मुड़कर कहती है, तो क्या तुम लोग इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर सकते हो? हटेरू पहले ही बहुत ही इरिटेटेड होता है, सोचता है कि अपना होमवर्क खुद क्यों नहीं करती, सब कुछ रैंडम लोगों पर ही क्यों छोड़ देती है और सबसे बढ़कर हर बार इनको क्लब को ही क्यों चुनना पड़ता है। तब फूमी समझाती है कि उसने उसके एंथोलॉजी वाले केस के बारे में सुना है और उसे लगता है कि ये लोग इतने क्वालिफाइड हो चुके हैं कि बजट डिटेक्टिव का रोल निभा सकते हैं। वो ये भी बताती है कि मूवी अभी कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर लास्ट में लिखने के बाद बीमार पड़ गया था, इसलिए वो चाहती है कि ये लोग मिलकर उस स्टोरी को पूरा करें। ये सुनकर सब लोग एक साथ हटेरू की तरफ देखने लगते हैं जैसे कोई हीरो डिटेक्टिव हो जो कि सबका सुपीरियर बनने वाला है। सब मिलकर उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हटेरू तुरंत बोल देता है कि ये काम क्लब के लिए बहुत ही ज्यादा है। तो फूमी कहते हैं कि उसके कुछ क्लासमेट्स भी अपनी अपनी थ्योरीज पर काम कर रहे हैं, अगर ये लोग चाहे तो उन्हें सुन भी सकते हैं। ये सुनकर हटेरू की सारी एस्केप प्लान की होप तुरंत खत्म हो जाती है। इरू अपने यूजुअल सॉफ्ट टोन में थोड़ा सा प्यार से उसे मनाती है और हटेरू अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को फोल्ड करके पेपर की तरह मान जाता है। अगले दिन गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि हटेरू सीरियसली सोचता है कि स्कूल बंक कर लेते हैं, लेकिन इरू उसे घर में सड़ने नहीं देती। वो उसके घर में पहुंच जाती है जैसे कोई पर्सनल पेरोल ऑफिसर हो और उसे खींचकर क्लब में ले आती है। दोनों सही वक्त पर पहुंचते हैं अपनी सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए। थोड़ी देर के बाद एक छोटा सा शर्माने वाला लड़का आता है जिसका नाम करैको होता है और वो उन्हें एक और क्लास में ले जाता है जहाँ कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी वेट कर रहे होते हैं अपनी थ्योरी शेयर करने के लिए। थोड़ा इंट्रोडक्शन देने के बाद सब अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और करैको वहाँ से चला जाता है सिर्फ दो वनाबी डिटेक्टिव्स के साथ। उनका पहले इंटरव्यू एक लड़के से होता है जिनका नाम जूया होता है, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर है और देखने में ऐसा लगता है कि जैसे उसे इतनी बार फेल किया गया हो कि अब वो खुद क्लास को पढ़ा सकता है। ये क्लियरली दिखा रहा होता है कि उसने असिस्टेंट डायरेक्टर का काम सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि लाइफ में कुछ तो प्रोडक्टिव फील हो। किसी के कुछ पूछने से पहले इरू एक बॉक्स निकालती है और विस्की फ्लेवर्ड चॉकलेट्स का, जिससे कि उनका फैमिली प्रमोट कर रहा हो। बाकी सब लोग उस चॉकलेट को जहर समझकर थूक देते हैं, लेकिन इरू उसे एंजॉय कर रही होती है जैसे उसे अपना नया फ्लेवर शक मिल गया हो। फिर जूनिया अपने दुख शेयर करता है और कई पेनफुल मिनट्स तक बताता रहता है कि असिस्टेंट डायरेक्टर होना कितना टफ काम है, जैसे वो पूरी मूवी अपने कंधों पर ही उठाए होता है और सब उसकी नॉन स्टॉप बकबक सुनकर बहुत ही थक चुके होते हैं और फाइनली उसे रोक कर पूछते हैं, ठीक है भाई, अब तो अपनी थ्योरी बता। उसके हिसाब से कल्प्रिट ने विंडो के अंदर आकर क्राइम किया और वहीं से वापस भाग गया, लेकिन जैसे ही माँ का फ्लोर प्लान देखती है वो उस थ्योरी को तुरंत रिजेक्ट कर देती है क्योंकि ग्राउंड पर एक भी फुटप्रिंट नहीं था। और जूनियर की दिमाग की धूल इतनी इजीली नहीं जाती और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकलता है जैसे उसने सरलोक होल्मेस को हरा दिया हो, जबकि असल में उसने बस एक कबूतर से ज्यादा नहीं सोचा। हटेरू उसकी थ्योरी को सीधा कचरे में डाल देता है क्योंकि अगर कोई विंडो से घुसता है तो ऊपर से स्टूडेंट्स जरूर देख लेते हैं। फिर वो कैरको से स्क्रिप्ट मांगता है, लेकिन उसी वक्त तामाहीरो अपने डिटेक्टिव कोस्प्ले के साथ एंट्री मार देता है। उसके हाथ में फ्लोर प्लान्स होते हैं और वो रियल एस्टेट एजेंट की तरह दिखाता हुआ उन्हें बताता है कि विक्टिम को मास्टर की वाले क्लासमेट ने नहीं मारा क्योंकि लॉबी क्रॉस करते वक्त वो पकड़ा जाता है। फिर अपने सो कॉल्ड जीनियस रिवील में वो एक रोप निकालता है और कहता है कि स्क्रिप्ट राइटर ने स्पेशली रोप मांगी थी, मतलब कल्प्रिट ऊपर से आया होगा। होटेरू क्यूरियस हो जाता है और वो पूछता है कि और कुछ डिमांड थी क्या। तामाहीरो बड़े ही प्राउडली कहता है कि 2 बोतल फेक ब्लड की, लेकिन राइटर ने छोटी बोतल मांगी थी और इन्होंने बड़ी यूज कर ली क्योंकि इंस्ट्रक्शन फॉलो करना तो फिल्म मेकिंग का पार्ट ही नहीं लगता उनके
के लिए। अपनी डिस्कवरी से खुश होकर वो निकल जाता है जैसे यूनिवर्स का सीक्रेट सोल्व कर लिया हो। तब हेटेरू बताता है कि ओल्ड विंडो के डिजाइन की वजह से वो थ्योरी भी बेकार थी, क्योंकि कल्प्रिट चढ़ने से पहले किसी ने देख लिया होता। थोड़ी देर के बाद कुराको स्क्रिप्ट लेकर आती है और इस बार मिसेकी एंट्री लेती है पूरी कॉन्फिडेंस की वो एक मास्टरपीस देने वाली है। उसके हिसाब से विक्टिम के फ्रेंड्स में से कोई एक ही किलर नहीं था, उसने एक हिडन कैरेक्टर बना लिया जो कि एक एक करके सबको मार देता है। और लास्ट में 2 लोग बचे होते हैं जो कि प्यार में पड़ जाते हैं और एक साथ भाग जाते हैं। बेसिकली एक लो बजट रोमांस हॉरर फैनफिक बना दी। तब हीरो उसे एक्चुअली एविडेंस मांगता है। तब सबको समझ में आता है कि मिसेकी ने थ्योरी लिखते वक्त इतना ज्यादा शुगर या फिर कैफीन ले लिया था कि घोड़ा भी जाग गया। और जैसे ही वो जाती है हीरो कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन चॉकलेट विस्की की ओवरडोज से उसका सिस्टम क्रैश हो जाता है और उसका दिमाग में सेंटेंस से शट डाउन हो जाता है। बाकी सब लोग बैठकर उन सारी बकवास थ्योरीज को एक्चुअल स्क्रिप्ट से कंपेयर करते हैं और क्याको को क्लियरली बोल देते हैं कि हर एक थ्योरी कचरे से भी बेकार है। उसके बाद माँ का हीरो को घर लेकर जाती है और फिर यूजुअल नॉनसेंस शुरू होती है सातोशी के साथ, जहाँ दोनों अपने बेबी कैरोट्स की साइज पर बैठकर डिबेट कर रहे होते हैं जैसे वो खुद वर्ल्ड इशू हो। बाद में जब सब घर जा रहे होते रास्तों में हेटेरू की मुलाकात फोमी से हो जाती है, जो कि पहले से उसका इंतजार कर रही होती है उसकी लुक के साथ, जो कि कहती है कि चाय पर बैठते हैं, लेकिन असल में सिर्फ हेडेक लेकर आती है। थोड़ी देर के बाद दोनों कैफे में बैठे होते हैं और हेटेरू टेंशन लेने लगता है कि वो इतना ब्रोक है कि चाय भी अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन फोमी चिल रहती है, कह देती कि रिलैक्स, ये पहली बार नहीं है जब मैं किसी गरीब के साथ बैठी हूँ। फिर वो अपना असली रीजन बताती है। वो एक्चुअली हेटेरू के क्लब में इसलिए इंटरेस्टेड थी क्योंकि उसने सुना था कि वो सरलोक की तरह टफ कैसे सोल्व करता है और अब उसे चाहिए कि वो समझे कि स्क्रिप्ट राइटर का क्या प्लान कर रहा है, क्योंकि वो स्पेशल है। और ये सुनकर हेटेरू का पूरा दिमाग ही हिल जाता है, लेकिन वो अपने इमोशन को छुपाने की कोशिश करता है जैसे उसका दिल अभी भी स्टोन बना हो। फोमी, जो कि क्लियरली जानती है कि उसके सामने एक इनोसेंट और सिंपल लड़का बैठा हुआ है, उसके दिमाग से कहती है। वो एक छोटी सी साइलेंट स्टोरी सुनाती है जो कि हेटेरू को उसकी ऑर्डर फॉलो करने पर मजबूर कर देती है, बिल्कुल उस गुड बॉय की तरह जैसा वो चाहती है। अगले दिन हेटेरू अचानक से सातोशी को क्लब रूम में बुला लेता है मीटिंग के लिए, जबकि समर ब्रेक चल रहा होता है। सातोशी समझ जाता है कि कोई सीरियस बात जरूर है, वरना वो अपनी छुट्टी में इतना टाइम वेस्ट नहीं करता। जब दोनों पहुंचते हैं, माका तुरंत फील करते हैं कि हेटेरू अपने नॉर्मल मूड में नहीं है और गुस्सा कर लेती है कि फोमी ने उसे कुछ बोला होगा। साथ ही वो मजाक में कह देती है कि हीरो अभी भी चॉकलेट की ओवरडोज के बाद कोमा में होगा। फिर सब मिलकर वो बकवास मूवी को दोबारा से देखते हैं क्लोज ढूंढने के लिए, लेकिन रिजल्ट में सिर्फ हेडेक ही मिलता है, क्योंकि मूवी का लेवल इतना खराब होता है कि उसमें लॉजिक ढूंढना ही पाप होता है। तभी सातोशी का एक दोस्त आता है उसे याद दिलाने के लिए कि उसे मेकअप टेस्ट देना है, क्योंकि क्लास के पेज के साथ नहीं चल पा रहा है। सातोशी आर्ग्यू करने की हिम्मत नहीं कर पाता और अपने केस नोट मायाका को देकर निकल जाता है। मायाका भी कहती है कि वो हेटेरू के डिप्रेसिंग मूड में और भी नहीं बैठ सकती और निकल जाती है नोट उसके हवाले करके। अब हेटेरू फाइनली अकेला रह जाता है। तब जाकर उसका दिमाग सच में चल पड़ता है। वो मूवी को ध्यान से देखकर उस मिस्ट्री को और आंसर को ढूंढ लेता है जिनके लिए सब इतने दिन से परेशान थे। कुछ दिन के बाद हेटेरू फुमा को कॉल करता है और फियाम ध्यान से उसकी बात को सुनती है। हेटेरू उसको बताता है कि बाकी कोई स्टूडेंट्स ये ट्रिक नहीं कर सकता क्योंकि पुरानी विंडो से स्नीक करना बहुत ही मुश्किल है और लो भी इतनी ओपन है कि मास्टर की ट्रिक वहाँ पर काम भी नहीं करेगी। फिर हेटेरू ये भी बताता है कि मिसेकी का एक्स्ट्रा कैरेक्टर वाला पॉइंट सही था, लेकिन वो कोई सीरियल किलर टाइप कैरेक्टर नहीं बल्कि वो कैमरामैन था। इसी वजह से पूरी वीडियो एक बोटिंग रिकॉर्डिंग लगती है। कैमरामैन को सब लोग बैकग्राउंड हेल्पर समझकर इग्नोर कर देते हैं, इसलिए वो बदला लेने के लिए मास्टर की को चुरा लेता है और सबके अंदर जाने के बाद वो विक्टिम को खत्म कर देता है बिना किसी को पता चले। ये सुनकर फियाम उसकी तारीफ करती है और कहती है कि ये तो काफी ऑब्वियस भी था, क्योंकि कैमरामैन ही एक ऐसा बंदा था जो कि लॉबी में स्टक था। लेकिन हेटेरू कहता है कि स्क्रिप्ट राइटर शायद से बस थोड़ा सा मिस्ट्री क्रिएट करना चाहता था, एंडिंग उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी। फियाम उसका धन्यवाद करती है और कुछ दिन के बाद वो सब क्लास में मिलकर मूवी देखते हैं। मूवी खत्म होने के बाद सातोशी और सब लड़कियां उसकी तारीफ करते हैं कि उसने एक और केस को सोल्व कर दिया। लेकिन जैसे हीरो और सातोशी चले जाते हैं, मायाका उसको अलग ले जाती है और रोप के बारे में पूछती है जिसका जिक्र टोमी हारो ने किया था। तभी हेटेरू को समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ बात सही नहीं बैठ रही। मायाका उसका रिएक्शन देखकर समझ जाती है कि वो अपने आप पर गुस्सा है, इसलिए टॉपिक को बदल देती है और कहती कि उसको मूवी का एंडिंग एक्चुअली पसंद आया। फिर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जब हेटेरू लोकर रूम की तरफ जा रहा होता है, तब सातोशी उसको रोकता है और वही बात कहता है कि एंडिंग अच्छी थी। हेटेरू उसको कन्विंस करने की पूरी कोशिश करता है कि उसकी थ्योरी सही है, पर सातोशी हंसकर कहता है कि सच एक्सेप्ट कर ले, तू इस बार गलत था और तू चला जा सकता है। फिर जब हेटेरू लोकर रूम में पहुंचता है तो ईरू वहाँ पर आ जाती है। उसे देखकर हेटेरू समझ जाता है कि वो किस पर बात करने के लिए आई है। दोनों साथ चलने लगते हैं और ईरू उसे नदी के पास ले जाती है ताकि वो थोड़ा सा शांत हो जाए। वहाँ वो प्यार से समझाती कि इस बार उसकी थ्योरी बिल्कुल गलत थी। वो कहती कि स्क्रिप्ट राइटर शायद से बहुत ही अलग टाइप का एंडिंग दिखाना चाहती थी, क्योंकि फियाम ने उसको एक साई लड़की के रूप में डिस्क्राइब किया था जो कि वायलेंस से नफरत
बात करती है और मिस्ट्री मूवी से उतनी इंटरेस्टेड नहीं लेती। ईरो फिर हटेरू को कहती है कि सोच कर देखो, अगर राइटर को पहले से ही पता था कि वो किस टाइप का एंडिंग चाहती थी तो सबको समझ में आ जाता है। ये सुनकर हटेरू कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि राइटर तो बीमार हो गई थी और अपना स्क्रिप्ट पूरा ही नहीं कर पाई थी। तब ईरो उसे याद दिलाती है कि स्क्रिप्ट राइटर इतनी सही है कि वो कभी भी सबको अधूरा एंडिंग देकर नहीं जा सकती। और ये बात भी प्रूव होती है जब उसकी बेस्ट फ्रेंड ने सबको इकट्ठा करके एंडिंग पर डिस्कशन कर लिया था। इसका मतलब राइटर की तबीयत उतनी भी बुरी नहीं थी, लेकिन ईरो भी ये मानती है कि वो खुद एंडिंग पर ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि हटेरू की सोची हुई एंडिंग उसे सच में बहुत ही अच्छी लगी। उसका असली कंसर्न ये है कि राइटर अपनी चाही हुई एंडिंग क्यों नहीं लिख पाई। थोड़ा सोचने के बाद हटेरू को समझ में आता है कि उसे पहली गलती ये हुई थी कि उसने इस मूवी को नॉर्मल मिस्ट्री स्टोरी समझ लिया, जबकि असल में इसके पीछे इमोशन और फीलिंग छुपी हुई थी। कुछ घंटों के बाद जब वो घर पहुंचता है तो उसका दिमाग अब भी उस एंडिंग में ही अटका रहता है। वो बार बार सोचता रहता है कि असली एंडिंग क्या थी और थोड़ा थक कर हार मान जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ती है। वो किताब खोलता है और उसमें थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलता है। काफी देर तक पढ़ने और सोचने के बाद फाइनली उसके दिमाग में सब कुछ क्लियर हो जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि वो किसी और का प्लान का हिस्सा था। मतलब पूरा वक्त वो किसी और के हाथ की कठपुतली बनकर खेलता रहा। अगले दिन वो फोमी का यूजुअल रोड पे वेट कर रहा होता है और जैसे ही वो आती है उससे कह देता है कि चलो साथ में चाय पीने चलते हैं। इस बार उसने चाय के पैसे खुद दिए होते हैं। वहाँ पर वो उससे सीधा पूछ लेता है कि उसने झूठ क्यों बोला कि वो कोई जीनियस डिटेक्टिव है, जबकि असल में वो बस चाहते थे कि कोई उसके लिए स्क्रिप्ट लिख दे। अब होटेरू को सब कुछ समझ में आ गया था। उसने जोड़कर समझा लिया था कि असली स्टोरी बोरिंग थी, क्योंकि टोमी हारो ने कहा था कि स्क्रिप्ट में अननेसेसरी ब्लड सीन्स थे और फोमी ने राइटर को झूठ मूठ बीमार बताया था ताकि सबको एक फेक मिस्ट्री कॉन्सेप्ट में घुसा सके। ये सब कुछ मिस्ट्री सोल्व करने के लिए नहीं था, बल्कि सबके आइडिया को चुरा कर बेस्ट थ्योरी मूवी में यूज करने के लिए स्मार्ट प्लान था। होटेरू उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों उसे टैलेंट वाला समझकर बस यूज किया। पर फोमी उसी के वर्ड्स उसके खिलाफ यूज करके कहती है कि गलती उसकी खुद की है। वो इतना क्लूलेस है कि लड़कियों के बारे में इतना सिंपल है, उसे ये भी समझ में नहीं आया कि वो उसके साथ खेल रही थी। कुछ दिन के बाद होटेरू स्कूल जाने के लिए रेडी होता है। तभी उसकी सिस्टर उसे रोक कर पूछती है कि फेस्टिवल के लिए उसके क्या प्लान्स हैं, और फिर एक टूटी हुई पेन उसके हाथ में देती है, गुड लक कह के अजीब तरीके से रूप में। रास्ते में उसकी मुलाकात सातोशी से होती है, जो कि फेस्टिवल को अपने दूसरे क्लब के साथ एंजॉय करने के लिए काफी एक्साइटेड था। वो होटेरू से कहता है कि थोड़ा सा रिलैक्स कर ले ताकि वो भी जिंदगी में पहली बार थोड़ा मजा ले सके। थोड़ी देर के बाद वो मयाका को कोस्प्ले में देखता है और उसकी तारीफ करने लगता है, लेकिन मयाका को ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं होती है, इसलिए वो तुरंत बीच में रोक देती है। लेकिन मयाका को ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं होती है, इसलिए वो उसे बीच में ही रोक देती है। जैसे उसने उसके सिम्स क्रेडिट्स आज के दिन के लिए खत्म कर दिए हो। स्कूल पहुंचते ही सब लोग देखते हैं कि दूसरे क्लब्स क्या कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद सातोशी उन्हें छोड़कर अपने दूसरे दोस्तों के पास चला जाता है। होटेरू माका के साथ ऊपर क्लब रूम में जाता है, जहाँ पर उन्हें ईरू मिलती है। ईरू फेस्टिवल के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है, पर अब उसके मन में एक नया प्रॉब्लम आ गया था। उन्होंने गलती से एंथोलॉजी का एक बहुत ही बड़ा कॉपीज प्रिंट करवा लिए, लगभग 300 के आसपास। थोड़ी देर के बाद सातोशी वापस आता है, लेकिन एस्ट्रोनॉमी क्लब का हेड पीस तोड़कर। तब लड़कियां उसे समझाती है कि अब उन्हें ये एक्स्ट्रा कॉपीज बेचनी पड़ेगी, वरना लॉस हो जाएगा। चाहे उनका क्लब स्कूल के सबसे अनपॉपुलर क्लब क्यों ना हो, सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं। ईरू काउंसिल प्रेसिडेंट से एक एक्स्ट्रा बूथ मंगवाएगी, जबकि सातोशी और माका अपने रिस्पेक्टिव क्लब में जाकर एंथोलॉजी को प्रमोट करेंगे। होटेरू तब तक बात संभालेगा जब तक ये तीनों ओपनिंग सेरेमनी में जाते हैं। सेरेमनी खत्म होने के बाद ईरू काउंसिल प्रेसिडेंट को ढूंढने निकल जाती है, लेकिन हर बूथ और इवेंट में इतनी खो जाती है कि काफी देर तक भागती रहती है। जब उसे याद आता है कि उसे काम करना था तो वो ऑफिस पहुंचकर नॉक करती है, जहां एक अजीब सा हैरी पॉटर लुक वाला बंदा टोनावे उस पर लाइन मारने लगता है। पहले तो ईरू गुस्सा होने वाली होती है, फिर पता चलता है कि वो बंदा एक्चुअली वाइस प्रेसिडेंट है। ईरू उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है और वो कहती है कि अब जगह बदलने का टाइम नहीं बचा, तो उन्हें अपनी कॉपीज दूसरे क्लब के साथ शेयर कर लेनी चाहिए। दूसरी तरफ मयाका अपने क्लब में जाती है कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन वहाँ सब उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो कॉस्प्ले उन्होंने लॉस्ट एंड फाउंड से उठाया था। इधर बूथ पर होटेरू थोड़ा सा शांत टाइम एंजॉय कर रहा होता है। तभी एक आदमी आता है जो कि देखने में बिल्कुल ह्यूमन हेड बीइंग लगता है। वो उनके क्लब के बारे में पूछता है, एंथोलॉजी खरीदता है और फिर होटेरू के पेन पर नजर पड़ती है जो उसकी बहन ने उसे गिफ्ट दिया था। वो कहता है कि ये पेन उसके बैलेंसिएगा आउटफिट के लिए बहुत ही परफेक्ट लगेगा। होटेरू सिंपली कहता है ले लो। उसके बदले में वो आदमी उसे अपनी फैशन शो का बैक स्टेज पास दे देता है और प्रॉमिस करता है कि अगर होटेरू आया तो उसे मेकओवर देगा। लेकिन जैसे ही वो बंदा चला जाता है, होटेरू फिर से अपनी पुरानी उदासियों में डूब जाता है, बिल्कुल अपने सिग्नेचर रेडिएटिंग डिप्रेशन एनर्जी के साथ। ऊरू अब भी हर बूथ में इतनी खो जाती है कि उसे लगता है कि शायद से उसे भूलने की बीमारी हो गई है, क्योंकि वो भूल गई होती है कि उसे असली काम क्या करना था। फेस्टिवल का दूसरा दिन एक क्विज कंपटीशन के साथ शुरू होता है, जहाँ पर सब स्टूडेंट्स बहुत ही एक्साइटमेंट से भरे होते हैं। सातोशी भी उसमें पार्ट लेता है और अपनी स्मार्टनेस से फाइनल तक
पहुंच जाता है। स्टेज पर जाने से थोड़ी देर पहले उसका एक पुराना दोस्त टैनी उससे मिलता है और कहता है कि फेस्टिवल में कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन उसे पूरा बताने से पहले सतोशी का नाम अनाउंस हो जाता है और वो स्टेज पर चला जाता है। स्टेज पर वो अपनी स्पॉटलाइट का यूज करके एंथोलॉजी सीरीज के प्रमोशन कर देता है, जिससे सबका ध्यान उसके क्लब पर चला जाता है। इधर इरू हर बूथ में घूमकर फाइनली वापस आती है और सॉरी बोलती है कि वो अब तक एक बिकिनी बॉटम की लाइफ गार्ड जैसी जितनी यूजफुल भी नहीं है। होटेरू उससे कहता है कि टेंशन मत ले, क्योंकि सतोशी के स्टेज एक्ट ऑलरेडी काफी प्रमोशन कर गया होगा। इरू की दिमाग में ये बात एक आइडिया बन जाती है और मिसाकी के पास जाती है, जो कि न्यूज़पेपर क्लब में होता है, और उससे कहती है कि उनके एंथोलॉजी पर एक आर्टिकल लिख दे, लेकिन मसाशी उसे इग्नोर कर देता है, कहकर कि छोटे क्लब के बारे में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बड़े क्लब पहले ही सारी अटेंशन ले जाते हैं। और उसका टाइम वेस्ट करने के लिए माफी मांगकर निकल जाती है। बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात उसकी दोस्त काहिल से होती है, जो कि उसे अपने टेंट में बुलाकर फॉर्चून रीडिंग ऑफर करती है, लेकिन वो बताती कि उसके पास यूजुअल टेरोट कार्ड नहीं है, क्योंकि कोई फेस्टिवल थी बहुत से रैंडम चीजें चुरा रहा है और बदले में वहाँ पर रैंडम कार्ड छोड़ कर जा रहा है। तब तक सतोशी का क्यूज कॉन्टेस्ट खत्म हो जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो टैनी उसे दोबारा से रोक लेता है, कहता है कि उसके क्लब में भी उस थीफ ने चोरी की है और एक नोट छोड़ गया था। सतोशी इसे एक प्रैंक समझकर इग्नोर करता है और टोपी को बदल देता है, कहता है कि कल दोनों के बीच में कुकिंग शो डाउन होगा, और वही बात करते हुए चला जाता है। वापस क्लब रूम में होटेरू उरू के लिए लाई गई फोटो देख रहा होता है, तभी एक अजीब सा आदमी आता है और एक एंथोलॉजी खरीदता है। पैसे देने के बाद होटेरू नोटिस करता है कि उस आदमी की पैंट की चेन टूटी हुई है और उसका सोसेस लिटरली बाहर दिख रहा होता है। थोड़ा ऑकवर्ड होकर होटेरू उसे बैक स्टेज के पास पिन कर देता है ताकि वो चैन को फिक्स कर ले। उसके बदले में वो आदमी उसे एक वाटर गन देकर चला जाता है। दूसरी तरफ माका अपने क्लब रूम में बैठी होती है और अपने कॉन्फिडेंट के साथ स्ट्रगल कर रही होती है, जब एक सीनियर आयाको उसके सामने मांगा के बारे में लेक्चर देने लगती है। कहती है कि एक मांगा तभी सक्सेसफुल होती है जब उसके फैंस स्ट्रॉन्ग हो। थोड़ी देर तक सुनने के बाद मायाका के बस की बात नहीं रहती और उसे आर्ग्यू करती है और कहती है कि आयाको गलत है, लेकिन आयाको उसकी बात मानने से मना कर देती है और कहती है कि वो एक ऐसी ओटाकू है जिसके पास प्रॉपर कॉस्प्ले लेने की भी पैसे नहीं है, तो उसे क्रिटिसिज्म लेने का कोई रीजन नहीं बनता। मायाका गुस्से में आयाको को जवाब देते हुए कहती है कि वो अपने घर से एक रेयर मांगा ले आएगी, जिससे वो सबको प्रूव कर दे कि दुनिया में ऐसी भी अंडररेटेड सीरीज है जो कि आयाको के फेवरेट से कहीं ज्यादा अच्छी है। उस दिन के बाद में सब लोग क्लब रूम में मिलते हैं ताकि अपने अपडेट शेयर कर सकें, लेकिन सतोशी का ध्यान कहीं और ही होता है। उसके दिमाग में तो बस कुकिंग कॉन्टेस्ट ही चल रहा होता है, क्योंकि उसको पता चलता है कि उसकी टीम में टोटल 3 लोग होने चाहिए और कोई ऑप्शन नहीं होने पर लड़कियों से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी टीम को ज्वाइन करे, और किस्मत से दोनों मान भी जाती है। फिर वो मागा के साथ रेसिपी प्लान करने के लिए चला जाता है, और जब ईरो को पता चलता है कि हटोरो उसके फेस्टिवल के फोटोज को स्क्रॉल कर रहा है, रात को माका अपना पूरा घर उतार देती है उस मांगा को ढूंढने के लिए जो कि उसने आयाको से प्रॉमिस किया था, पर उसे वो कहीं पर भी नहीं मिलती। अगले दिन माका सभी सीनियर से माफी मांगती है अपने रूड बिहेवियर के लिए, लेकिन सीनियर्स को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस कहते हैं कि पनिशमेंट के लिए उसे नए पोस्टर्स बना दो। बाद में माका सब कुछ सतोशी को बताती है, तो सतोशी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो माका को अपनी कुकिंग टीम में फाइनल मेंबर बना देता है। उसके बाद वो टोबी से मिलता है, जो खुद भी फेस्टिवल में हो रही चोरी की अफवाहों के बारे में सुन चुकी होती है और सोचती है कि इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना कितना इंटरेस्टिंग रहेगा। उधर ईरू फोमी के बूथ पर जाकर पूछती है क्या उनके एंथोलॉजी कॉपीज बेचने में मदद करेगी। फोमी तुरंत हाँ कहती है और उन्हें एक आइडिया देती है। वो उन कॉपीज को अपनी मूवी के पैम्पलेट्स के साथ डबल करके बेचेगी। ईरू बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है, लेकिन फोमी कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए हैंडशेक के साथ करती है। ईरू हैंडशेक करती है तो फोमी उससे कहती है कि जब भी तुम कोई प्रोडक्ट को सेल करो तो एक सैंपल हमेशा अपने पास रखना चाहिए। ये बात सुनकर ईरू बहुत ही क्यूरियस हो जाती है और फोमी के हाथ को पकड़कर पूछती है कि वो हमेशा सबसे हाँ कैसे करवा लेती है। फोमी थोड़ा सा पीछे हटकर हटेरू के दिल और दिमाग दोनों को चुरा लेने वाली चार्म को कंट्रोल करते हुए उसे बताती है कि वो लोगों से काम करवाने के लिए रिजर्व साइकोलॉजी का यूज करती है, मतलब किसी को ऐसा फील करवाए जैसे कि उन्होंने कुछ बड़ा काम कर दिया हो। थोड़ा सा लेसन देने के बाद ईरू के पास झुकती है और कहती है कि लेकिन ये ट्रिक तब यूज करना चाहिए जब तुम किसी लड़के के साथ अकेली हो। तभी हटेरू क्लब रूम में बैठा होता है और नेक्स्ट आने वाले मेंबर्स का वेट कर रहा होता है। इस बार 2 लड़कियां आती हैं जो कि होलोवीन के क्रेजी में पागल होती है। वो दोनों उसे कुकीज और एक बैग फ्लेवर के बंडल, वाटर गन और एंथोलॉजी ले जाती है। उधर कुकिंग कॉन्टेस्ट की जगह पर टैनी आता है एक प्रोफेशनल शेफ के साथ, सिर्फ इसलिए ताकि सतोशी का कॉन्फिडेंस हिला सके। पर सतोशी तो पहले ही टेंशन में होता है क्योंकि उसका एक टीममेट मिसिंग होता है। अब बस उसका इतना सही मन होता है कि कॉन्टेस्ट जल्दी से स्टार्ट हो जाए ताकि वो अपना पूरा गोल्डन रेसमे मोड ऑन कर सके। कॉन्टेस्ट के पहले राउंड के बाद सब कुछ हैंडल करने के बाद ईरू स्टेज पर आती है और अपनी वाईफाई स्किल दिखाती है, जिससे कि सब लोग बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं। जैसे ही टाइमर खत्म होता है सतोशी बिल्कुल थका हुआ लगता है और मायाका को याद दिलाता है कि हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स माका के लिए भी बचाने चाहिए थे। उसी वक्त माका अपने पोस्टर्स को कंप्लीट
एक्सीलरेट करते हुए फुल स्पीड में कॉन्टेस्ट की तरफ दौड़ती है, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है। उसके पास सिर्फ कुछ ही सब्जियां बची होती है। टाइमर स्टार्ट होने लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, कोई चांस ही ना बचा हो। तभी क्लब रूम से होटेरू चिल्लाता हुआ सातोशी की तरफ हॉलीवुड वाली लड़कियों से मिली फ्लेवर बैग थ्रो करता है। ये एक परफेक्ट टाइमिंग होती है। उस एक मूव ने पूरी गेम को बदल दी है। माका तुरंत कुकिंग को स्टार्ट करती है, लेकिन बीच में उसको पता चलता है कि लड़ले मिसिंग है। वो सोचती है कि थोड़ा रुक जाते हैं जब तक कि होस्ट रिप्लेसमेंट लाते हैं, और जैसे ही लास्ट सेकंड बचे होते हैं वो फुल बीस्ट मोड को ऑन कर देती है और टाइमिंग खत्म होने के बिल्कुल पहले एक ऐसा डिश रेडी कर देती है जो मिशेलिन लेवल शेफ भी देखकर बहुत ही शौक हो जाते हैं। उनकी टीम कॉन्टेस्ट को जीत जाती है। सेलिब्रेशन के बाद होस्ट उनसे माफी मांगता है लड़ले की मिसिंग होने के लिए और कहता है कि कॉन्टेस्ट स्टार्ट होने से पहले उन्होंने सारा इक्विपमेंट चेक भी किया था। ये सुनकर माका बहुत ही सीरियस हो जाती है और जाकर दोबारा से चेक करती है। तब उसे एक कार्ड मिलता है जिसमें लिखा होता है फेस्टिवल थीफ का सिग्नेचर। बाद में वो क्लब रूम लौटकर होटेरू को थैंक यू बोलती है लास्ट मिनट हेल्प करने के लिए और उसको वो कार्ड दिखाती है। वो चाहती कि ये क्लब होटेरू की क्यूरियोसिटी जगाए ताकि वो मिस्ट्री को सॉल्व करने में इंटरेस्ट ले, क्योंकि होटेरू अब उसके फेस का आदत हो गया है। वो सातोशी और माका के साथ मिलकर ये आइडिया देता है कि अगर वो मिस्ट्री सॉल्व करते हैं तो उनके एंथोलॉजी सेल्स भी बहुत ही बढ़ सकते हैं। लेकिन होटेरू तुरंत उनका प्लान रिजेक्ट कर देता है। कहता है कि फेस्टिवल में इतने लोग हैं कि कल्प्रिट ढूंढना बहुत ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पर बात को हल्का करने के लिए वो पूछता है कि और कौन से क्लब्स चोरी के शिकार हुए थे। तब सब रियलाइज करते हैं कि थीफ एक अल्फाबेटिक ऑर्डर में क्लब को टारगेट कर रहे हैं। कार्ड के सिग्नेचर को देखकर होटेरू एक्सप्लेन करता है कि ये थीफ के हिट लिस्ट के इंटेलिजेंस हैं, मतलब अगला मेंबर उनके क्लब का है और उनका क्लब लास्ट टारगेट होने वाला है। ये सुनते ही इरू तुरंत दौड़ जाती है ताकि उनका क्लब स्कूल न्यूज़पेपर में मेंशन हो जाए। सातोशी भी कहता है कि उसको एक अपना काम हैंडल करना है और निकल जाता है। होटेरू को सिर्फ 5 मिनट की शांति मिलती है, क्योंकि उसके तुरंत बाद माका अपनी फैमिली के प्रॉब्लम्स उनके सामने रखना शुरू कर देती है। उसी टाइम उरू मसासी को ढूंढ कर निकालती है जो कि अपने क्लब में होता है। वो उसको साइड में लेकर जाकर अपनी चार्म यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन बंदा इतना जोन आउट हो जाता है कि उस पर कोई असर नहीं होता। जैसे ही उरू फेस्टिवल थीफ का टॉपिक छेड़ती है उसके ब्रेन सडनली एक्टिवेट हो जाता है और तब इरू उसके सामने सब कुछ बता देती है जो उसको अब तक पता चला था। उसके बाद वो टैनी को बताता है कि उनके क्लब में क्या चोरी हुआ था और उसे थैंक यू करके वहाँ से निकल जाता है। वापस जाते हुए उसकी मुलाकात सातोशी से होती है जो बिना रुके बहुत ही एक्साइटेड होकर अपने कलेक्टेड क्लूज के बारे में बोलने लगती है। उसके हिसाब से अब वो थीफ के बहुत ही करीब है, लेकिन उसके जवाब देने से पहले ही वो मैजिक क्लब की तरफ भाग जाता है, क्योंकि अब उनकी बारी थी चेक करने की। पर वहाँ पर तो टैनी पहले से ही था और सबके सामने अपनी स्मार्टनेस दिखाकर वो कहता है जैसे सिर्फ वही केस को सोल्व कर सकता है। इसी टाइम माका क्लब रूम से निकलने की तैयारी कर रही होती है। तब होटेरू उससे कहता है कि उस फूल के बदले में कोई छोटी सी चीज दे दो। ये सुनकर माका का गुस्सा पूरा फट पड़ता है। वो एक मिरर उठाती है और उसके मुंह पर मारने वाली होती है, पर खुद को रोक लेती है और गुस्से में रूम से निकल जाती है। कुछ देर के बाद सातोशी मैजिक क्लब का परफॉर्मेंस देखने के लिए आता है। फोमी भी वहाँ पर पहुँचता है, लेकिन वो जानबूझकर एक सीट छोड़कर बैठता है ताकि उसका बिगिनर ब्रेन कुछ उल्टा सीधा ना सोचने लगे। शो स्टार्ट होता है, एक कैंडल गायब हो जाती है और तब सातोशी को समझ में आता है कि वो कितना ज्यादा बेवकूफ था जो कि सोच रहा था कि थीफ एक्ट के बीच में वो मूव करेगा। तब तक माया का मांगा क्लब वापस पहुंच चुकी होती है, जहां पर आरेयोशी और उसके ग्रुप वाले उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि इतना ड्रामा करने के बाद भी वो मांगा नहीं ले पाए। तभी सीनियर्स मेंबर्स वापस आते हैं और उन्हें डांट कर चुप करा देते हैं। थोड़ी देर के बाद माया का ठंडी हवा लेने के लिए बाहर निकलती है, जहाँ एक सीनियर सीओ उनके पास आती है और उसी मांगा पर बात करने लगती है। उसी वक्त सीओ कैजुअली बोलती है कि उस मांगा के एक ऑथर को जानती है, जिसे माया का क्यूरियस हो जाती है, पर सीओ कुछ भी नहीं बताती। थोड़ा डिसअपॉइंटेड होकर माया का वापस अंदर आ जाती है। थोड़ी देर में सातोशी भी वापस से क्लब रूम में आ जाता है और सबके सामने एक्सेप्ट करता है कि उससे गलती हो गई। इरू भी आ जाती है और बताती है कि मसासी ने लिखा है कि कुछ क्लब्स नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं और ये न्यूज उनकी एंथोलॉजी के हिसाब से बढ़ सकती है। अगले दिन सातोशी सबसे पहले फेस्टिवल में पहुंचता है, थीफ को पकड़ने के लिए रेडी, लेकिन उसकी सरप्राइज प्लान फेल हो जाती है क्योंकि टैनी और कुछ और वनाबी सरलोक होल्मेस लोग भी वहीं पर प्लान करके आए होते हैं। क्लब रूम में होटेरू सेल्स को चेक करने के लिए आता है और वो नोटिस करता है कि थीफ पकड़ने की उनकी एफर्ट से सेल्स सच में बढ़ रही है और क्योंकि अब तक उनके पास कोई बकबक करने के लिए नहीं आया था, वो बैठकर थीफ के बारे में और सोचने लगता है। तभी दूसरी तरफ सातोशी और उसके डिटेक्टिव ग्रुप के मेंबर्स थीफ का इंतजार कर रहे होते हैं, बोर हो जाते हैं और वापस जाने लगते हैं। पर जैसे ही सातोशी भी निकलने लगता है, एक बंदा उनके पास आकर कहता है थीफ ने लाइट म्यूजिक क्लब पर अटैक कर दिया है। पहले तो सातोशी को यकीन नहीं होता कि थीफ ने वाकई लाइट म्यूजिक क्लब पर अटैक कर दिया, लेकिन जैसे ही उसे कंफर्म होता है वो अंदर से हिल जाता है। उसे महसूस होता है कि उसकी अपनी कमाइयां, उसका टैलेंट का लक अब उसके सामने खड़ी हो गई है। उसी वक्त होटेरू की बहन क्लब रूम में आती है उसे देखने के लिए। थोड़ा मजाक में उसके बाल को बिगाड़कर वो एक एंथोलॉजी खरीद लेती है और उसके मिरर के बदले एक
मांगा नोवेल दे देती है। जैसे ही वो निकलती है, हटेरू क्यूरियोसिटी में उस मांगा को पढ़ने लगता है और उस ग्रुप का नाम देखकर बहुत ही दुख हो जाता है जिन्होंने उसे लिखा था। थोड़ा और पढ़ने पर उसे पता चलता है कि वो लोग मिस्ट्री और एक स्पेशल अरेंजमेंट पर बेस्ड नेक्स्ट रिलीज लाने वाले हैं। तब तक वो ब्रॉडकास्ट क्लब के प्रेसिडेंट यासिनो के पास पहुंचती है ताकि उसे रिक्वेस्ट कर सके कि उनके क्लब का नाम अनाउंस करे। लेकिन यासिनो तो ऑलरेडी बहुत ही एक्साइटेड होती है क्योंकि सबको पता चल गया होता है कि क्लासिक क्लब थीफ के टारगेट में, और वो लोग तो तब से उनका इंटरव्यू करना चाहते थे। बाद में इरू वापस क्लब में आती है और ये न्यूज सबको बताती है, पर हटेरू तो मांगा में इतना ज्यादा लॉस्ट होता है कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। जब वो फाइनली मांगा पढ़ना खत्म करता है तो कहता है कि कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। तब इरू उस मांगा को क्लोजली देखती है और उसके चेहरे पर वो एक्सप्रेशन आता है जिस पर हटेरू पूरे दिन अवॉइड करता रहता है। वो तुरंत उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन इरू इंसिस्ट करती है कि वो भी मांगा देखना चाहती है। हटेरू उसे रोकने के लिए अपना हाथ पीछे खींच लेता है, लेकिन इरू उसे लेने के लिए झुकती है और एक सेकंड के लिए सिचुएशन इतनी ऑकवर्ड हो जाती है कि हटेरू समझ जाता है अगर वो हिल गया तो इरू के मेलन सीधा जाकर उसके फेस पर गिरेंगे। घबराकर वो बिना सोचे समझे मांगा उसके हाथ में दे देता है। इरू पेजेस को फ्लिप करते हुए कहती है कि उसने ऐसा आर्ट स्टाइल अपने कैंपस में भी देखा है पहले। थोड़ी देर बाद मायाका अपने क्लब में पोस्टर्स बना रही होती है, तभी एक लड़की जानबूझकर स्लिप होने का ड्रामा करती है और पूरा पेंट वाटर उसके कपड़ों पर गिर जाता है। मायाका चेंज करने के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में इरू से टकरा जाती है और वहीं उसे वो मांगा दिखाती है जिसे वो ढूंढ रही थी। इरू कहती है कि उसने ऐसा आर्ट स्टाइल फेस्टिवल के फ्लेयर में भी देखा था। दोनों मिलकर टानिबी के पास जाते हैं जो कि बताता है कि ये सब एक्चुअली करंट काउंसिल प्रेसिडेंट का काम है। जब वो दोनों वापस जाकर ये बात हटेरू और सातोशी को बताते हैं तो हटेरू सब क्लब्स जोड़कर अपना थ्योरी रेडी कर लेता है, लेकिन उसे पता होता है कि अगर ये थ्योरी गर्ल्स के सामने बोलेगा तो रिएक्शन कुछ ज्यादा ही होगा, इसलिए वो सातोशी को अलग ले जाते हैं प्राइवेट सब कुछ बताने के लिए। एक खुले एरिया में हारुतो सभी डिटेल्स को एक जगह पर इकट्ठा करता है जो कि उन्होंने कलेक्ट की थी, और तब उसे समझ में आता है ये पूरी चीज तो पिछले साल की प्लान की गई थी। ये सब कुछ सीधा उस मांगा से जुड़ा था जो कि उसके सिस्टर ने उसको दी थी। उस मांगा के ऑथर ने एक मैसेज छोड़ा था जिसमें लिखा होता है कि फेस्टिवल के टाइम एक न्यू सीरीज लॉन्च होने वाली है, और अब लग रहा था कि ये छोटी छोटी चोरियां उसी न्यू मिस्ट्री बुक के लिए एक सेटअप थी। सातोशी पहले तो ये सब इग्नोर कर देता है जैसे उसके लिए ये कोई बड़ी बात ना हो, और फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करता है, लेकिन अंदर से वो महसूस करने लगता है कि उसका दिमाग हटेरू जितना शार्प नहीं है। उधर उरु ब्रॉडकास्ट क्लब के रेडियो प्रोग्राम में आती है और कूल बनने की कोशिश करती है, पर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है जब अपना खाली सर सीधा साउंड सिस्टम से टकरा देती है। फिर भी वो अपने लिखे हुए नोट्स का यूज करके सिचुएशन हैंडल कर लेती है और स्टूडेंट्स को क्लब रूम में आने के लिए इन्वाइट करती है, जहाँ पहले से उन्होंने एक मैन्युस्क्रिप्ट रेडी कर रखी होती है ताकि उसके थ्रू फेस्टिवल थीफ को पकड़ा जा सके। थोड़ी देर में क्लब रूम से स्टूडेंट्स बाहर आ जाते हैं। उनके एंथोलॉजी कॉपी कुछ ही मिनट में सेल आउट हो जाते हैं, लेकिन जब काफी टाइम बीत जाता है और थीफ का कोई भी साइन नहीं मिलता तो लोग उन्हें बहुत ही डाउट करने लगते हैं। सब सोचने लगते हैं कि ये सिर्फ अपने बोरिंग क्लब को प्रमोट करने का एक चीप ट्रिक था। तभी हाटूरो स्ट्रेच करने के लिए उठता है और उसी टाइम सातोशी का फोन बजता है। सबका ध्यान उसी की तरफ चला जाता है और इसी मोमेंट में वो मैन्युस्क्रिप्ट अचानक से आग लग जाती है। सातोशी तुरंत फायर बुझा देता है, पर माका एक कार्ड दिखाती है जो कि थीफ ने छोड़ा था, जिसमें लिखा था कि उन्हें एक बार फिर से बेवकूफ बना दिया गया। थोड़ी देर में सातोशी की मुलाकात टैनी से होती है जो कि उसे कहकर चला जाता है कि नेक्स्ट कुक ऑफ में वो उसे हराएगा। उसके जाने के बाद सातोशी थोड़ा सा टाइम माका के साथ अकेला बात करने में लगाता है। माका उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि अगर वो हाटूरो जितना स्मार्ट डिटेक्टिव नहीं बन सकता तो भी कोई बात नहीं, लेकिन सातोशी का गुस्सा किसी और बात पर था। थोड़ी देर पहले उसने हाटूरो को चुप करके देख लिया था जब वो टोना बॉय से मिलकर थीफ कह रहा था। टोना बॉय ने प्रूफ मांगा था, हाटूरो हर एक साइन एक्सप्लेन करके सब कुछ क्लियर कर दिया। सबसे बड़ा क्लू ये होता है कि सब कुछ उस मांगा से जुड़ा था जो कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ने पिछले साल एक और स्टूडेंट के साथ मिलकर बनाया था, जो बाद में ट्रांसफर हो गया। टोना बे जो कि इस सब के बारे में सब कुछ जानता था, क्लियर इस बात से बहुत ही जेलस होता है कि प्रेसिडेंट ने ड्राइंग छोड़ दी थी। तो टोना बे ने ये पूरा प्लान इसलिए बनाया था ताकि वो काउंसिल प्रेसिडेंट को गिल्ट फील करवा सके, जिससे वो अपनी आर्ट दोबारा से शुरू कर दे। लेकिन उसे एक्सपोज करने की वजह हाटूरो ने उसे एक डील कर ली। उसने कहा अगर तुम 30 सेकंड तक एंथोलॉजी कॉपी खरीद कर फेस्टिवल के साइट पर उनका एडवर्टाइजमेंट कर दोगे तो मैं ये सीक्रेट किसी को भी नहीं बताऊंगा और तुम्हें इस मिशन में मदद भी करनी होगी। पर टोना बे अब भी नहीं समझ पा रहा था कि ये अजीब चीजें उसके काम कैसे आएगी। तब हाटूरो ने उसे पूरा प्लान समझाया। उसने बताया कि मैंने स्क्रिप्ट के पेजेस के बीच सोडियम छुपाया गया ताकि जब उस पर पानी का स्प्रे पड़े तो वो छोटी सी ब्लास्ट जैसी लगे। उसने ये भी कहा कि उरु के रेडियो ब्रॉडकास्ट की वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा क्राउड आएगा और जब वो स्ट्रेच करेगा तो वो सिग्नल होगा टोना बे सातोशी को कॉल करें, जिससे सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाएगा और इसी मोमेंट में ब्लास्ट ट्रिगर हो जाए। साथ ही एक एंथोलॉजी उस जगह
जगह पर गिर जाए जिसमें थीफ का कार्ड छुपा होगा। फेस्टिवल की क्लोजिंग सेरेमनी में कौंसिल प्रेसिडेंट सब कुछ वॉर्प अप कर देता है और जब सतोशी और मायाका क्लब में वापस आते हैं तो उन्हें सिर्फ कुछ ही एंथोलॉजी कॉपीज मिलती है। दोनों उन्हें खरीद लेते हैं और इरू बहुत ही एक्साइटेड होती है कि अब वो फाइनली हीरो के साथ मिलकर थीफ केस को सॉल्व करेगी। लेकिन सतोशी उससे कहता है कि अभी थोड़ा रुक जाओ, पहले हम एक प्रॉपर आफ्टर स्कूल सेलिब्रेशन प्लान करते हैं। कुछ दिन के बाद सब फिर से क्लब रूम में होते हैं टाइम वेस्ट करते हुए। तभी एक हेलीकॉप्टर उनके कॉलेज के ऊपर से गुजरता है। सतोशी जिसने हेलीकॉप्टर सिर्फ टीवी में ही देखा था तुरंत विंडो के पास दौड़ता है जैसे कोई बचपन में सेंटा क्लॉज देखकर भागता है। हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स को देखकर हटूरो को एक टीचर याद आता है, ओई सर, जो कि हेलीकॉप्टर के लिए बहुत ही पागल फैन थे। वो सबसे पूछते कि क्या तुम्हें ओई सर याद है, पर सतोशी और मायाका बस इतना सोच रहे होते हैं कि शायद से हटूरो का दिमाग अब पूरी तरीके से फ्राई हो चुका है। ये ना हो कि क्लब में सब उसे पागल कहने लगे। इसलिए हटूरो समझाता है कि एक बार ओई सर ने लिटरली क्लास के बेंच में पढ़ाना छोड़ दिया था सिर्फ हेलीकॉप्टर देखने के लिए, और उस टाइम उनके चेहरे पर एक ऐसी फेक स्माइल थी जिसे उन्होंने रिटायरमेंट होने में डेंट्री बोरो किया हो। ये सुनकर माका को वो सीन याद आ जाता है, पर सतोशी अब भी बहुत ही कन्विंस्ड नहीं होता। उसे याद आता है कि एक दिन जब पूरा हेलीकॉप्टर स्क्वाड वहाँ से गुजरा था और ओई सर ने तब भी आंख तक नहीं झपकाई थी। फिर सतोशी एक और फनी बात बताता है, ओई सर ने कहा था कि उन्हें 3 बार लाइटिंग में स्ट्राइक किया गया, पर बाद में पता चलता है कि कोई भी उन्हें नहीं लगा था। हटूरो सोचने लगता है कि ऐसा आदमी जो कि अपने आप को डिस्काउंट थोर कहता है, वो इतनी क्रिएटिव स्टोरी कैसे बना सकता है। ये सब सुनकर वो कनेक्शन बनाना शुरू करता है और रैंडमली पूछता है, बाय द वे क्या पब्लिक लाइब्रेरी में पूरा न्यूज़पेपर मिलते हैं? जब सतोशी यस कहता है तो हटूरो कैजुअली उससे पूछते क्या वो साथ चलेगा, लेकिन ये बात सतोशी को डरा देता है क्योंकि एक लेजी बंदा है जैसे कि हटूरो अगर खुद ये मूव करने की बात करे तो डेफिनेटली कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। मायाका उसे मजाक में कहती है कि क्या तुझे हॉस्पिटल लेकर जाएं, जबकि इरू अपना चेहरा उसके बिल्कुल पास ले जाती है जैसे ये जानना चाहती हो कि आखिर उसको अचानक से हुआ क्या है और लाइफ में इंटरेस्ट कैसे आ गई। हटूरो दोनों से कहते हैं ज्यादा ड्रामेटिक मत बनो, मैं बस थोड़ा सा फ्रेश हवा लेने के लिए जा रहा हूँ, और बाहर निकल जाता है इरू का वेट करने के लिए क्योंकि उसके पास ही टाइम होता है उसके नई साइड क्विस्ट के लिए। थोड़ी देर के बाद इरू अपनी बाइक लेकर आ जाती है और हटेरू एक सेकंड के लिए दोनों सिचुएशन को इमेजिन करता है। अगर वो उसके साथ राइड करे या फिर उसे अकेला जाने दे, दोनों केसेस में उसका मूड ऑकवर्ड होने वाला था। इसलिए वो हीरो से कहता है कि पहले ओई सर के बारे में कुछ इन्फो कलेक्ट कर लिया जाए। जब तक हटेरू वहाँ पर पहुँचता है तब तक इरू एक पुराना न्यूज़पेपर ढूंढ निकालती है जिसमें लिखा होता है कि ओई पहले माउंटेन क्लाइंबिंग करता था। ये इन्फो उसके काम की होती है, पर अब वो एग्जैक्टली वही नहीं ढूंढ पा रहा था। फिर दोनों लाइब्रेरियन के पास जाकर उस टाइम का न्यूज़पेपर मांगते हैं जब हेलीकॉप्टर वाला सीन हुआ था। हाफ एन आवर तक पुरानी बोरिंग न्यूज पलटने के बाद उन्हें एक रिपोर्ट मिलती है जिसमें लिखा होता है कि 2 क्लाइंबर्स माउंटेन पर फंसे हुए थे उसी रात। तब हटेरू हीरो के साथ बैठता है और उसे एक्सप्लेन करता है कि सतोशी का ओई को लाइटिंग ने हिट किया था वाला स्टोरी शायद से ओई के क्लाइंबिंग डे से ही इंस्पायर्ड हो, और हेलीकॉप्टर के लिए उसका ऑब्सेशन इसलिए था क्योंकि वही हेलीकॉप्टर उन लोगों को बचाने के लिए आया था। बाद में जब दोनों घर जा रहे होते हैं हीरो उससे पूछती है कि तुझे अचानक इस बात से क्या लेना देना है, ये तो तेरा प्रॉब्लम है ही नहीं। वो एक्सपेक्ट कर रही होती कि हटूरो बोलेगा वो बस बोरेड था, पर उसकी सुनने से वो थोड़ा सा शॉक हो जाती है जब हटूरो कहता है कि वो सिर्फ ये मिसकंसेप्शन दूर करना चाहता था। वही कोई ऐसा आदमी था जो कि बस हेलीकॉप्टर का फैन था क्योंकि उसे कभी राइड नहीं मिली। उसके वर्ड्स में ऐसी रिस्पेक्ट और इमोशन थी जैसे वो किसी की डिजिनिटी को समझ गया हो। हीरो थोड़ी सी इमोशनल फील करती है पर कुछ चीजें बोलने की बजाय बस स्माइल करके गुड नाइट कहकर चली जाती है। अगले दिन हटूरो बिना पढ़ाई के अपने टेस्ट देने के लिए जाता है और वहाँ पर आंसर मार करके सीट खत्म करता है जैसे कोई गेम खेल रहा हो। टेस्ट के बाद वो हीरो के साथ क्लब रूम में पहुँचता है, उसके अंकल के फ्यूनरल के बारे में पूछता है और फाइनली एग्री करता है कि वो उसके साथ उसके अंकल के ग्रेव पर जाएगा, चाहे मन से ना सही पर दोस्ती के लिए जरूर। उरू बार बार ये कह रही होती है कि हटोरू मिस्टीरियस सॉल्व करने में कितना अमेजिंग है, लेकिन हटोरू हमेशा की तरह चिल टोन में कहता है नहीं यार मैं तो बस एक यूजलेस नर्ड हूँ जिसके सिस्टम में एनीमे ज्यादा भर गया है। उरू उसकी बात को मानने से इनकार कर देती है और उसको मोटिवेट करने के लिए एक एक करके सब केसेस गिनाना शुरू कर देती है जो कि उसने सॉल्व किए थे। इसके बाद उरू से कहता है कि अच्छा चल एक रैंडम मिस्ट्री बना दे, मैं तुझे प्रूफ करके दिखाता हूँ कि मैं वैसे ही बेकार हूँ जैसे कि मैं कहता हूँ। उरू तुरंत रूम में इधर उधर देखकर कोई मिस्ट्री ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कुछ सोचने का मौका नहीं मिलता क्योंकि स्कूल के अनाउंसमेंट स्पीकर से आवाज आती है किसी स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है जिन्होंने एक दिन पहले स्टोर से कुछ खरीदा था। उरू हटेरू के हाथ में वो नोट को थमा देती है और कहती है चलो यही मिस्ट्री सोल्व करो। जैसे ही हटेरू सोचने लगता है इरू उसके बहुत ही पास आ जाती है और दोनों का फेस इतना करीब होता है कि जैसे एक ऑकवर्ड सी पहली किस होने वाली है, पर दोनों के डेटिंग एक्सपीरियंस रॉक्स के बराबर होते हैं इसलिए दोनों ऑकवर्डली पीछे हट जाते हैं और एक्टिंग करते हैं जैसे सब कुछ मिस्ट्री के बारे में ही था। अनाउंसमेंट में जो एक शॉप मेंशन थी वो एक स्टेशनरी स्टोर था जिसे एक एल्डरी कपल चलाता था जो कि मोस्टली छोटे स्टूडेंट को सामान बेचता था।
था। यही बात थोड़ी सी वॉइड लगती है क्योंकि वहाँ एक सीनियर स्टूडेंट आया था। होटेरू सोचता है कि अगर अनाउंसमेंट में सिर्फ एक ही स्टूडेंट का नाम लिया गया है तो डेफिनेटली कुछ तो गलत हुआ होगा, वरना ये बात इतने खुले में क्यों कही जाती और सबके सामने अनाउंस नहीं होती। उरु बहुत ही क्यूरियस होकर पूछती है, अगर तू प्रूफ करना चाहता है कि तू स्मार्ट नहीं है तो फिर इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? हटेरू मुस्कुराकर कहता है कि ये तो मेरा प्लान है, मैं दिखाना चाहता हूँ कि पिछले क्लास में मैं बस एक लकी था, कोई जीनियस नहीं। वो सिचुएशन को एनालाइज करता है और वो नोटिस करता है कि अनाउंसमेंट भी दिन के एंड में हुई जब ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी घर जा चुके थे। इसका मतलब जरूर कुछ तो अर्जेंट हुआ होगा, शायद से पुलिस तक बात पहुंच गई होगी। इरू गैस लगाती है कि शायद से बस वो किसी ऐसे स्टूडेंट्स को ढूंढ रहे होंगे जिसका डिस्क्रिप्शन मैच करता हो। पर हटेरू मन ही मन में सोचता है कि प्लीज प्रीटी फेस तू सुंदर सी रहे, मिस्ट्री मुझे सोचने दे, क्योंकि उसका थ्योरी बिल्कुल गलत लगता है। थोड़ा और सोचने के बाद होटेरू कंक्लूड करता है कि शायद से उस स्टूडेंट ने कुछ चुरा लिया था। फिर गिल्ट में आकर उन ओल्ड कपल के लिए अपॉलजी लेटर भेज दिया जिसे उन्होंने पुलिस को दे दिया और इसी वजह से ये सडन अनाउंसमेंट हुई होगी। बहुत दिमाग खपाने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, शायद से उस स्टूडेंट ने फेक मनी यूज किया था। जैसे ही वो ये बात बोलता है उरु इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि वो इतना पास आ जाती है कि दोनों के लिप्स ऑलमोस्ट टच होने वाले होते हैं। लेकिन हमारा हीरो जो कि अभी तक अनडिफीटेड वर्जिन का टाइटल संभाले हुए था वापस पीछे हट जाता है और रोमांटिक मोमेंट लेने की वजह ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। उरु अब भी बहुत ही कंफ्यूज होती है तो हटेरू उसके लेवल के हिसाब से धीरे धीरे सब कुछ समझता है। वो कहता है कि उस स्टूडेंट को कोई बड़ा आदमी फेक पैसे दे गया था जिसे वो मना नहीं कर पाया और उसे स्टेशनरी शॉप में यूज कर लिया। बाद में उसको गिल्ट हुआ इसलिए उसने माफी मांगते हुए लेटर दे दिया। उरु को ये थ्योरी एकदम सही लगती है और वो भूल जाती है कि पूरा टेस्ट तो ये प्रूफ करने के लिए था होटेरू कितना स्मार्ट नहीं है। वीकेंड में जब होटेरू न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसमें वही कहानी छपी हुई होती है जो उसने प्रेडिक्ट की थी। फेक बिल एक्चुअली एक गैंग काउंटर लेफ्ट ऑपरेशन से जुड़ा था। कुछ दिन के बाद होटेरू और ईरू दोनों एक शेड के अंदर बंद हो जाते हैं और ठंड से कांप रहे होते हैं। उससे पहले ईरू ने कॉल करके पूछा था कि ईरू न्यू ईयर के लिए कोई प्लान किया है, लेकिन होटेरू सिर्फ सोना चाहता था। ईरू ने श्राइन जाने का आइडिया दिया और बिना सोचे समझे होटेरू मान गया। रात को जब ईरू आती है तो होटेरू उसके लुक को देखकर बस वही जम जाता है। ईरू अपने किमोनो पर कॉम्प्लीमेंट मांगती है और होटेरू के दिमाग में तो बस व्हाइट नॉइस चल रहा होता है। फिर वो उसको शेक की बोतल देती है जो कि सिरिन के केयर टेकर के लिए होती है और बताती है कि उसने कितने लोगों से फेवर मांगा ताकि अपनी फैमिली के रिलेशन को ठीक कर सके। जब वो केयर टेकर से मिलते हैं वो दोनों का स्वागत करता है, उन्हें बैठने के लिए कहता है और कहो के आने का इंतजार करता है जो कि ऑफिशियली ऑफरिंग एक्सेप्ट करेगा। रिच लोगों की पूरी ट्रेडिशन को देखकर हटेरू थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है और ईरू उसके लेवल के हिसाब से कुछ सिंपल वर्ड्स में समझा देती है ताकि वो भी समझ सके। बाद में वो दोनों माका से मिलते हैं जो कि ईरू के आउटफिट की इतनी तारीफ करती है जैसे फैशन शो चल रहा हो। साथ ही वो बताती है कि उसका काम फेस्टिवल के दौरान लॉस्ट आइटम को सेफ रखना है ताकि बाद में उनकी ओनर उन्हें वापस लेकर जा सके। थोड़ी देर कैजुअल बातें करने के बाद ईरू एक फॉर्च्यून स्लिप निकालती है और होटेरू से भी एक लाइन लेने के लिए कहती है। ईरू को मिलती है ब्लेसिंग, पर होटेरू के पेपर में लिखा होता है सिर्फ एक बैड लक। ये देखकर वो सोचता है कि उसे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। थोड़ी देर बाद ईरू उसके कर्ज को पढ़ने की कोशिश करती है लेकिन तभी चाहो बार बार इधर उधर चक्कर लगाने लगती है। ये देखकर ईरू उससे पूछती है क्या हुआ, तो चाहो बताती है कि एक वॉलंटियर ने टेंपल के सप्लाईज के साथ गड़बड़ कर दी है, इसलिए वो खुद वेयर हाउस जाकर नया सामान लेना चाहती है। होटेरू फिर से अपनी डिटेक्टिव वाली सोच में आ जाता है और उसके साथ चल पड़ता है। ये बोलकर कि ऐसे सिचुएशन में वो हमेशा मुसीबत में पड़ता है। वो दोनों एक शेड में पहुंच जाते हैं जिसे होटेरू वेयर हाउस समझकर बैठा था, लेकिन जैसे ही चाहो उसे समझाती है ये गलत जगह है, तब शेड दरवाजा पीछे से लॉक हो जाता है। अंदर काफी ठंड बढ़ जाती है तो होटेरू चिल्लाता है हेल्प के लिए और उरु तुरंत उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है कि अगर लोगों ने उसे किसी अननोन लड़के के साथ यहाँ पर बंद हुआ देख लिया उसकी फैमिली का नाम खराब हो जाएगा। होटेरू उसकी इंसल्ट को इग्नोर करके एस्केप का रास्ता सोचने लगता है पर उरु मना कर देती है कि कुछ टूटा फूटा सिरिन के लिए बहुत डिसरिस्पेक्टिंग फुल होगा। टाइम के साथ ठंड और भी बढ़ जाती है और जब उन्हें लगता है कि कोई उन्हें बचाने के लिए आ रहा है तब समझ में आता है कि वो तो सिर्फ एक वॉलंटियर है जो कि मयाका के स्टेशन के लिए कोई लॉस्ट आइटम लेकर आया था। ये देखकर होटेरू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सेट का एक टुकड़ा तोड़ता है और उसे ईरू के नेक पिन बनाकर फेंक देता है ताकि मयाका समझे कि ये कोई सिग्नल है। कुछ देर के बाद सतोशी मयाका के स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। मयाका उसे वो नेक पिन दिखाती है पर सतोशी उसे इग्नोर कर देता है। थोड़ी देर के बाद हटूरो फिर से एक अटेम्प्ट करता है। इस बार वो अपना वॉलेट बाहर फेंकता है जिसमें फॉर्चून पेपर बंधा होता है, लेकिन सतोशी को सिर्फ एक कॉइन दिखता है जिसे वो खुद अपनी फॉर्चून निकालने के लिए यूज कर लेता है। तब तक ठंड इतनी बढ़ जाती है कि हटेरू और ईरू दोनों की आवाज बंद हो जाती है और दोनों चुपचाप अपने दोस्तों को ही ब्लेम करते हैं कि उनके पास अकल नहीं है। लेकिन तब होटेरू को एक लास्ट आइडिया याद आता है और रोप ढूंढने लगता है। उरो कहती है कि उसे कमीनों को पकड़े हुए रोप का यूज कर लो, सोचती कि हटेरू समझ जाएगा, पर वो तुरंत समझ लेता है कि ठंड ने उरो के दिमाग को थोड़ा सा स्लो कर दिया है, इसलिए वो मना कर देता है और खुद एक रोप ढूंढता है जो कि शेड के रूप से बंधी होती है। फिर उस रोप में अपना
पर्स बांध कर फेंक देता है ताकि कोई उसे देख सके। कुछ देर के बाद मायाका को फाइनली कुछ अजीब सा लगता है और सतोशी तब जाकर समझ पाता है कि हटोरू उन्हें इतने टाइम से क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। तब तक दोनों ने लगभग उम्मीद छोड़ दी होती है क्योंकि फोर्स बीट बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल स्टेज तक पहुंच चुका था, लेकिन सतोशी टाइम पर आ जाता है और दोनों को वहां से बचा लेता है। वैलेंटाइन के कुछ दिन पहले माँ का क्लब रूम में आती है। क्योंका पाउडर से ऐसे लड़ रही होती है जैसे उसका फाइनल बॉस हो, क्योंकि वो सतोशी के लिए खुद से चॉकलेट बनाना चाहती थी। उसके ओवर द टॉप बैकअप प्लान्स को देखकर कोई भी सोच लेगा कि सतोशी अब इस पागल लोगों के साथ घूम क्यों रहा है। चॉकलेट के बैटलफील्ड से बचकर निकलते हुए हटेरू आर्केड के पास जा रहा होता है। तभी सतोशी वहां पर आकर उसे गेम खेलने के लिए चैलेंज करता है। गेम खेलते हुए हटेरू नोटिस करता है कि सतोशी पहले जैसा जीतने के लिए परेशान या अग्रेसिव नहीं है। और सबसे बड़ी सरप्राइज तब मिलती है जब सतोशी हार मान जाता है फिर भी कॉम्प्लीमेंट देता है, बिना गुस्सा दिखाए या फिर बदतमीजी दिखाए, जैसे कोई टिपिकल लूजर एनिमे वाला राइवल करता है। और फिर वैलेंटाइन डे आ जाता है। हटेरू सुबह उठता है और अपनी बहन से पीटी चॉकलेट मिलती है जिसे वो बैड लक समझकर कमरे के कोने में फेंक देता है और स्कूल के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में इरू मिलती है और मायाका का चॉकलेट प्रोजेक्ट के बारे में बात करती है। बातों बातों में वो कैजुअली बोल देती है कि उनके फैमिली में प्यार दिखाने का तरीका किसी को कुछ नहीं पता। उसके कहने का अंदाजा देखकर हटेरू बिल्कुल समझ जाता है कि इनडायरेक्टली अपना प्यार जता रही है और ये बात सुनकर उसका दिमाग शॉर्ट सर्किट लग जाता है। पर इरू तुरंत टोपी को चेंज कर देती है ताकि वो और ऑकवर्ड ना हो। थोड़ी देर बाद माका मांगा क्लब के साथ होती है तो इरू क्लब में चॉकलेट गार्ड लेकर आ रही होती है, जबकि हटेरू लाइब्रेरी में बैठा बारिश रुकने का वेट कर रहा होता है। तभी इरू वहाँ पर आती है और पूछती है क्या उसने सतोशी को देखा। फिर वो चली जाती है और कुछ देर बाद सतोशी के साथ वापस आती है, बस ये बताने के लिए कि चॉकलेट चोरी हो गई है। हटेरू अपना उज्जवल काम एक्सप्रेशन बनाए रखता है, पर जैसे ही इरू सीरियस होने लगती है वो तुरंत डिटेक्टिव मोड में चला जाता है। दोनों ऊपर जाते हुए एक स्क्रैप क्लब के मेंबर से मिलते हैं और जब इरू पूरी सिचुएशन समझता है तब हटेरू उससे पूछता है क्या तुमने किसी को यहाँ से जाते हुए देखा। वो लड़का बताता है कि उसने तो सिर्फ उन तीनों को ही देखा था, मतलब चोर अब भी कहीं आस पास ही है। ये सुनते ही सब लोग तुरंत उसे दूसरे क्लब की तरफ दौड़ पड़ते हैं जो अभी तक ओपन होता है। जैसे उस क्लब का कैप्टन बाहर आता है, इरू एक माफिया बॉस की तरह उसे धमकी देती है और कहती कि अगर सच नहीं बताया तो जेल भेज दूंगी। ये देखकर हटेरू बीच में आ जाता है और सब कुछ कामली समझाता है। कैप्टन अपने मेंबर से पूछते हैं पर वो सब हंसते हुए बोलते हैं कि उनमें से कोई भी चॉकलेट लेने का सपना नहीं देखता, सबके सब फेवर अलोन स्पेशलिस्ट है। क्लब रूम में वापस आकर इरू अब भी डाउट में रहती है और लेडीज रूम में चली जाती है। तभी हटेरू शांति से बैठे हुए पूरी पजल को जोड़ लेता है। जब इरू वापस आती है तो वो फाइनली समझ चुका होता है कि चोर कौन है। वो उसे बताने वाला होता है कि तभी मायाका आ जाती है। इरू उसे पूरी बात बता देती है, लेकिन मायाका ज्यादा अपसेट नहीं होती और बस हल्का सा स्माइल करके इग्नोर कर देती है। ये देखकर इरू इतना गुस्सा हो जाती है कि लगता है कि अब किसी को मार ही देगी। पर तभी हटेरू उसे रोकता है और कहता है चोर और दूसरी लड़की है जो कि हमने उस क्लब में देखी थी। फिर वो कहता है कि ये काम वो खुद हैंडल करेगा, तो उरू मायाका के पीछे निकल जाती है। शाम होने तक हटेरू और सतोशी घर लौट आते हैं। ब्रिज के पास पहुंचकर हटेरू उसका बैग वापस करता है और कहता है कि उसे पहले ही सब कुछ पता था। जब वो पूछता है क्यों, सतोशी बताता है कि वो अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है, एक ऐसे इंसान में जो कि हर चीज को चिल मूड में लेता है बिना किसी चीज के ऑब्सेस्ड हुए। पर प्रॉब्लम है कि मायाका क्योंकि उसके चॉकलेट एक्सेप्ट करते ही वो एक लव सिल्क इंसान बन जाएगा और वो अपने सिग्मा इमेज को खराब नहीं करना चाहता। थोड़ी देर पहले ही मायाका ने इरू से कन्फेंस किया था कि उसे पता था कि चॉकलेट सतोशी ने ली थी, लेकिन उसने इग्नोर इसलिए किया क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि सतोशी सिर्फ उसे दूर भागना चाहता है। दोनों लड़की अब भी उसकी फेवर से इरिटेट होती है, लेकिन कम से कम इरू को सच जानकर थोड़ा सा अच्छा लगता है। घर जाने से पहले हटेरू सतोशी से कहता है अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। फिर वो घर आकर अपनी बहन की पीटी चॉकलेट ढूंढता है क्योंकि वैलेंटाइन डे पर वही गिफ्ट का था जो कि उससे मिला था। कुछ महीनों के बाद इरू हटेरू को कॉल करके रिक्वेस्ट करती है जो किसी फेस्टिवल में मदद कर सके जिसमें वो फंस गई है। हटेरू अपना लोना रूट तोड़कर मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। कॉल खत्म करते ही ओसिरिन पहुंच जाता है जहां पर उसे एक रूम में भेज दिया जाता है जो पुराने फॉसिल जैसे लोगों से भरा हुआ होता है। सब अपने सेंटिनिटी डक टेप से जुड़े हुए इवेंट ऑर्गेनाइज करने की पूरी कोशिश में लगे होते हैं। जब वो लोग ब्रिज के पास से गुजरने की बात करते हैं तो हटेरू को याद आता है कि उसने वहाँ एक कंस्ट्रक्शन बैन नोटिस किया था। वो तुरंत सबको बताता है, लेकिन शुरू में सब उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उनके हिसाब से कंस्ट्रक्शन कंपनीज को इवेंट के बारे में पहले से ही पता होता है। पर कुछ देर के बाद जब एक आदमी बैड न्यूज के साथ वापस आता है तो पूरा का पूरा सीनियर सिटीजन क्लब में पैनिक चल जाता है और लोग बैकअप प्लान के बारे में सोचने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद एक मैनेजर हटेरू को बुलाता है उस कमरे में जहाँ पर इरू ट्रेडिशनल श्रेणी रॉयल्टी जैसे कपड़े पहनी हुई होती है। हटेरू वहाँ पर खड़ा होता है एक रॉयल स्टेगन हैंड की तरह और ऑर्डर लेने के लिए। जब इरू उसे ओल्ड मैन के बिहाफ में बोजी टोन में काम करवाती है, जब वो उसके दिए हुए अर्नेट को पूरे कर लेती है तो वो लोग उसे भी एक आउटफिट पहना देते हैं जिसमें वो एक समुराई क्लोन लगता है। और जैसे ही वो ये सोचता है इससे ज्यादा बेइज्जती तो कुछ भी नहीं हो सकती, तब
अब ईरू बाहर आती है और लिटरली ऐसी लगती है जैसे खुद ही ब्यूटी का इन्विटेशन हो। कुछ मोमेंट में होटेरू का ब्रेन शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो सांस लेना तक भूल जाता है। अब उसका ऑफिशियली रोल है ईरू को धूप से बचाना, लेकिन आयरनी ये होती है कि ईरू खुद इतनी ग्लोइंग कर रही होती है कि वो एक्चुअली सन से भी ज्यादा चमक रही होती है। होटेरू वहाँ पर खड़ा बस अपनी सैनिटी बचाने की कोशिश करता है, जब तक माका और सतोशी आकर उसका मजाक उड़ाना शांत नहीं कर देते। जब प्रोसेसन खत्म होता है तो माका और सतोशी टर्न बाय टर्न उसकी रोस्ट करते रहते हैं। जब तक सतोशी ड्रिंक लेने के लिए नहीं चला जाता है तब मायाका आकर उसे थैंक यू करती है वैलेंटाइन चॉकलेट में मदद करने के लिए। उस दिन थोड़ी देर के बाद होटेरू वरांडा में आकर चिल कर रहा होता है, साइलेंस एंजॉय करते हुए। तभी ईरू वहाँ पर आकर उसके कंस्ट्रक्शन ड्रामा के बारे में सवाल करने लगती है। होटेरू इतना मेंटली ड्रेन्ड होता है कि इस बार प्रिटेंड भी नहीं कर पाता कि उससे फर्क नहीं पड़ता। वो सीधा सब कुछ सच बता देता है। उसके हिसाब से ये सब कुछ उस शेडी आदमी से कनेक्टेड है जिसने की वो आउटफिट पहनाया था। वो आदमी बार बार बोल रहा होता है कि ये प्रोसेसन एक वंस इन लाइफ टाइम कॉस्मिक इवेंट है, जबकि असल में ये 2 हर साल में होता है। बस इस बार एक स्पेशल ट्विस्ट था। इस साल उन्होंने रूट को चेंज करके एक सेक्रेटरी के पास गुजारने का डिसाइड किया। इसी वजह से होटेरू को शक हुआ कि उस आदमी ने जानबूझकर कंस्ट्रक्शन कंपनी को ब्रिज ब्लॉक करने को बोला होगा ताकि परेड को मजबूरन दूसरा रूट मिल सके। अपनी डिटेक्टिव ट्रेन फ्लैक्स करने के बाद वो घर की तरफ निकलता है और जैसे एक्सपेक्टेड था ऊरू भी उसके साथ चल पड़ती है। रास्ते में अपने फ्यूचर के बारे में बताती है कि फैमिली की इकलौती हायर होने के नाते उसे चूज करना होगा, या तो फार्म से हैंडल करके ताकि प्रोडक्शन चलती रहे, या फिर फाइनेंशियल संभाले ताकि उसका बिजनेस बैंकरप्ट ना हो जाए। चाहे उसे एक साथ कंट्री साइड में रहना पड़े जिसमें हर तरफ फूल और नॉइजी ओल्ड लोग हों। उतने एक्साइटिंग नहीं, फिर भी ईरू डिसाइड कर लिए होती कि अपनी लाइफ का पूरा फायदा उठाएगी। उसकी बातें सुनते हुए होटेरू को एहसास होता है कि उससे पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड हो चुका है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर थोड़ा भी करेज नहीं है, वो अपने दिल की बात ईरू के सामने कबूल करने की हिम्मत नहीं करता। बस ये मान लेता है कि वो हमेशा एक स्पिनलेस अकेला इंसान बन के ही रहेगा। अब सवाल ये है कि क्या होटेरू अपने दिल की बात ईरू को बता पाएगा या फिर नहीं। इसी के साथ ये एनिमे का सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।